नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए और आर्किटेक्ट इंडिया के सहयोग से एक कार्यक्रम जारी है। और आज का विषय है यह ईवीएम है या काले जादू का पिटारा, डेमोक्रेसी को ही निपटाने का मेगा प्लान है क्या। तो इस पे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैंने जोड़ गांठ करके जो एक कहिए कि कुनबा बनाया है, तो सबसे पहला जो उनका रिएक्शन था, सेंट्रल हॉल में जब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि पता करो कि ईवीएम के रोना रोने वाले अभी कुछ बचे हैं क्या। और तभी से कान खड़े हो गए थे बहुत सारे लोगों के कि वाकई अ, इसमें कुछ न कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। और दाल में काला ही नहीं, लगातार जिस तरह की खबरें आनी शुरू हुई हैं और जिस तरह से निपटाया गया है तमाम मुद्दों को, और जिस तरह का रोल इलेक्शन कमीशन का रहा है, उससे तो लगातार जो डाउट है या संदेह है वो और पुख्ता हो गया है। और इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण मसला है, जो आज कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस पे खुल के बोला है। राहुल गांधी ने तो कहा कि भाई ये ब्लैक बॉक्स है, जिसको किसी को छूने का की राइट नहीं है, और इसके जरिए क्या क्या सब चीजें हो रही हैं। कांग्रेस ने भी बोला है। उधर जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है आपका महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे, जो अभी तो उसको ही ओरिजिनल कहा गया है, उसका कैंडिडेट 48 सीट से जीता। जबकि ठाकरे गुट का जो कैंडिडेट था, पहले उसको 640 या 50 वोट से जीत घोषित कर दी गई। बाद में जो शिंदे गुट के कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, इसमें गड़बड़ी है, फिर से रिकाउंटिंग होगी, और फिर सारा का सारा खेल बदल जाता है, 48 वोट से वो जीत जाता है। और फिर वहां से कहानी टर्न लेती है, और किस तरह से चीजें की गई हैं। और उसमें अब ये पता लगा है कि अ, मतलब ईवीएम जो है मोबाइल से ऑपरेट की जा सकती है, उसको खोला जा सकता है, उसको तमाम चीजें की जा सकती हैं। तो ये एक नया पहलू इसमें जुड़ के आ गया। उधर दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट कहिए या बड़े टेस्ला कंपनी के मालिक, सीईओ, और एक्स के मालिक, जो पहले ट्विटर था वो एक्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपने यहाँ किसी प्रेसिडेंशियल चुनाव के जो सिलसिले में तमाम चीजें होती हैं, उसमें जो ईवीएम के जरिए जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेके बयान आता है। और उस बयान से भारत में तमाम जो ईवीएम विरोधी जो लोग सक्रिय थे, उनको भी एक बल मिलता है कि जो हम काम कर रहे थे, जो हम लोग बोल रहे हैं, वो उसकी प्रासंगिकता है, और वो संदेह जो हम लोगों का है और पुख्ता हो जाता है ईवीएम को लेकर। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारे चिर परिचित साथी विघ्नेश झा जी। वाई एस गिल साहब को मैंने आज बहुत मतलब अंतिम क्षण में उनको बुलाया है। और इनका अभी जो ऑडियो सिस्टम है शायद काम नहीं कर रहा है, देखते हैं कितनी आवाज आती है। हालांकि इनकी आवाज इतनी बुलंद है कि किसी मशीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और राम कुमार जी हमारे साथ हैं। राम कुमार जी सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक सलाहकार और विचारक हैं, लगातार सबसे शोषित वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो राम कुमार जी का स्वागत है, गिल साहब का स्वागत है, विघ्नेश भाई आपका स्वागत है। विघ्नेश भाई, पहले आप ही से शुरू करते हैं कि इसका जो अपडेट है थोड़ा आप इसको करें, उसके बाद अगले राउंड में हम बातचीत करेंगे। संक्षिप्त संक्षिप्त में जी। जी। इसका अपडेट ये है कि अ, कल से शुरू हुआ ये मामला। हालांकि ये भारत के चुनाव प्रक्रिया से नहीं जुड़ा हुआ था। वो पोर्टोरिको पोर्टोरिको एक देश है, बहुत छोटा सा देश है।
उसके संदर्भ में जो टेक्नोलॉजी किंग है वर्ल्ड के, एलन मस्क, क्योंकि वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटरनेट वही देते हैं, सैटेलाइट्स उन्हीं के घूम रहे हैं आज धरती के चारों ओर। मैनलेस, ड्राइवरलेस कार वही चला रहे हैं टेस्ला का। जिस ट्विटर या एक्स पे हम लोग संवाद कर रहे हैं वो भी उन्हीं का। तो जी। पोर्टरिको के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही कि जो ईवीएम्स हैं या कोई भी मशीन, वो हैकेबल है, वो हैक हो सकती है। अगर मशीन है तो वो हैक हो सकती है। इस पर राजीव चंद्रशेखर, एक वो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं लोग, उसमें से एक मीडिया कंपनी के मालिक हैं, बीजेपी में मंत्री भी रहे हुए थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क को उनके बारे में कुछ पता भी होगा कि वैसे कोई मंत्री भारत में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने कुछ काउंटर रिएक्शंस दिए, और शायद और देशों से भी लोगों ने दिए होंगे। तो फिर से एलन मस्क का ये जवाब आया कि एवरी मशीन इज हैकेबल। किसी हम्म। भी मशीन को हैक किया जा सकता है, कोई भी हैकिंग फ्री नहीं। चलिए, ये पहला पहलू। जी। दूसरा पहलू, आज सवेरे सवेरे मिड डे अखबार के माध्यम से एक खबर आती है कि जो महाराष्ट्र, बॉम्बे, मुंबई, अब जी। उत्तर पश्चिम सीट थी जिसपे कि शिव शिवसेना के ही दो धड़ों के बीच मुकाबला था, जिसमें जो शिंदे धड़ा है जो बीजेपी के साथ है, उसके कैंडिडेट को आखिरी मोमेंट पे 48 वोट ज्यादा मिल जाते हैं, जबकि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है, उनके जो प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे काफी, और आखिरी मोमेंट्स पे कुछ ऐसा कुछ गजब हुआ जो लोगों के समझ में नहीं आया। और वहां पे जो शिंदे गुट के प्रत्याशी थे, उनके एक रिश्तेदार मोबाइल लेके घूम रहे थे। खबर मिड डे में ये आई कि उनके मोबाइल पर ओटीपी जनरेट हुआ और ईवीएम के आंकड़े बदले। ऐसा ऐसी आशंका है। तो ये जो खबर थी, इसने तहलका मचा दिया। जो जो विपक्ष के एक फिलहाल सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी, वैसे तो पूरे का पूरा इंटरनेट जो है, पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो है वो रिएक्ट कर रहा था। उनका भी रिएक्शन पहली बार देखने को मिला कि ईवीएम इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, यानी कि रहस्यों का पिटारा है। इसमें कितने रहस्य छिपे हुए हैं ये कोई समझ नहीं पा रहा। तो उनका ये रिएक्शन था। शाम होते होते चुनाव आयोग का भी रिएक्शन आया कि हमने मिड डे को नोटिस भेज दिया। हमने मिड डे को नोटिस भेज दिया है, और ऐसी कोई बात नहीं। और इस तरह की कुछ सफाई छोटी सी ट्विटर पे, एक्स पे दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं बस दो तीन लाइनों में
इसको ये कर देता हूँ इसका, क्योंकि इंट्रोडक्शन है और उसके साथ कुछ सवाल जुड़े हुए हैं जी जी। कि इसमें दरअसल करना क्या था चुनाव आयोग को। उन्हें, अगर उन्होंने नोटिस दिया है मिड डे को, तो नोटिस की कॉपी उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए थी। वो किसी वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं कि कंपनी की चीजें हैं कॉन्फिडेंशियल रहेगी, या फिर ये मामला जो है ये रक्षा संबंधित, देश के रक्षा संबंधित तो है नहीं कि देश की जनता को पता नहीं चलना चाहिए भाई कि रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम सार्वजनिक कर देंगे तो विदेश वाले इसका फायदा उठा ले जाएंगे। ऐसा भी मामला नहीं है। दूसरी बात है कि हाँ, तो ये सार्वजनिक करनी चाहिए थी उन्हें, वो ना करके ये सब हाइड एंड सीक गेम जो खेल रहे हैं। इससे पहले भी इससे पहले भी जो शिंदे गुट के प्रत्याशी थे, उनके रिश्तेदार पे एफआईआर हुई। उस एफआईआर की कॉपी छुपा के रख ली गई है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, पत्रकारों को भी नहीं दिया जा रहा है, किसी के सुपुर्द नहीं किया जा रहा है चुनाव आयोग के अधिकारी द्वारा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मामला है क्या। तो सचमुच ये एक ब्लैक बॉक्स यानी कि रहस्यों के पिटारे जैसा बनाया हुआ है, और उस पर देश को यकीन दिलाने का जिम्मा जिनका होता है, प्रधानमंत्री का, वो ऐसे भद्दे मजाक करते हैं कि ईवीएम जिंदा है कि नहीं जिंदा है। अब आप ये समझिए कि इस इस बात का क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये हमारे अगले जी जी पैनलिस्ट हैं, जी जी। अ, वो दें, समझाएं लोगों को कि इसका किस तरह से रिएक्ट किया जाए जी जी, इस एकदम सही कह रहे हैं राम कुमार जी। लग रहा है कि आज मैं एक ऐसी मिनट में ऐसी इंटरप्ट करना जी चाहिए। विघ्नेश जी जो कह रहे हैं कि हम उस पर बात ये ना करें, मेरा ये कहना है इस मुद्दे को सुबह से लेकर हम लोग कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी बात ना रखें। हमें ये करना ये है कि ये बहुत गंभीर मसला है, ठीक है ना। बिल्कुल। वो जो मेरे ख्याल शायद ईवीएम का जो ओटीपी वाला मसला है ना शायद, हम्म। है ना। तो मुझे और भी लगता कई है, है उसमें एलन मस्क भी है। कि एक इस मिनट नहीं मैं नहीं, क्लियर, अभी थोड़ा सा मैं समझा दूं। कई सारे मसले जुड़े हुए हैं आपस में। हाँ, जी। इसमें मैं अभी देश से आया हूँ इंट्रो। इसलिए मैं पूछ हाँ, रहा नहीं हूँ। ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी इंट्रो हो रहा था। क्या क्या अपडेट है शाम तक का, इसको बारे में विघ्नेश जी ने नहीं, बताया। वो तमाम चीजें ठीक जी है। मैं सिर्फ जी ये जी। कह रहा हूँ कि हम लोग जब बात करें हम ये कहें, क्योंकि लाइव हमारा हो रहा है प्रोग्राम। हाँ हाँ हाँ। तो मैं खुद उसको लेके मैं व्यक्तिगत रूप से परेशान इस बात से था जी कि ये जब खबर सुबह जब आई और चीजें आई, कि मैं कांग्रेस के उसमें साइट में भी देख रहा था कि उनके मोबाइल में ओटीपी आया। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम लोग तमाम लोग हैं जो डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं और डेमोक्रेसी ठीक रहे। मेरा ये कहना है कि हमें ये करना है कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी तो बात हम बोले कि क्या क्या चीजें, क्योंकि यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसमें सबसे बड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आ गया है रोल, ठीक है। हम उस पर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और चीजें कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी चीजें, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं थी। अब देख रहे हैं ना, मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ। जी यहाँ जी। मैं बाहर ही था अब तक, पर उसके बाद हम्म। मैं आया। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग रोज अपनी बात कहते हैं और चीजें कहते हैं। मेरे को गुस्सा इस बात से आ रहा है कि लगातार धांधली हुई है, और मोदी की सरकार इस बार इसलिए आई है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। उसके बाद आप बात कीजिए। जी, एकदम बात कर रहे हैं, उसी पे ही आ रहे थे। और राम कुमार जी हमारे साथ हैं। ये भी क्या बोलते हैं, गमछे से मुंह पोंछ रहे हैं बार बार।
तो हाँ, आप समझ सकते जी। मैं नहीं, असल रात बात में में भी इतनी गर्मी है ना, राम कुमार साहब समझेंगे ना कि बंगाल में सारा पसीना तो वैसे ही आता हाँ ही है, वो सागर वाला जी हिस्सा है। आप हाँ जब बोल के हम्म, तो मैं पसीने बाहर खड़े होकर पसीने पोंछ रहा जी है जी ना। जी जी नहीं तो ये हाल हाँ, असल बात में कानपुर में हूँ, लखनऊ में रहता तो एसी चलता है, एसी में बैठ के जो है बात करना थोड़ा बात आसान हो करना जी जाता है। जी। अब कानपुर में हूँ, कूलर दूसरे कमरे में चल रहा, मैं बैठा दूसरे कमरे में दूसरे हूँ, कूलर में पंखे के जाएंगे तो भरोसे, हाँ आवाज भी पंखे होगी। के भरोसे, जी जी नहीं, पंखे जी के राम कुमार सर, भरोसे एक चीज बैठा मैं हुआ आपको हूँ। बता दूं, आप जानते हैं ना बंगाल में एसी कार्यकर नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा में मैं आर्द्रता जी मालूम जी। वो तो वहाँ चिपचिपी गर्मी परमानेंट होती है, हम्म। और वहाँ जो है हम्म। टेम्परेचर कम हो लेकिन पसीना इतना आता है कि जो है उसका कोई, मैं बंगाल घूमा हूँ, देखा हूँ, जी मुझे जी बंगाल के बारे में पता जी। है। मैं केवल एक हाँ, सवाल था कि आपने जैसे आप पहले बहुत पहले कहे थे कि मुझे मालूम है कि बेईमानी करेंगे, हम्म, लेकिन 40 से कम सीट नहीं देंगे। मैंने हम्म, आपका था, हालांकि आपका जो परसेप्शन था वो ठीक हुआ। तो इसका हम्म, मतलब ये है कि ये जो सरकार अभी है या हम्म, जैसी भी है, ये तो मतलब कांग्रेस से भी नीचे गई हुई है। मैंने कायदे से यदि ईवीएम और नहीं, तमाम जी। देखिए, जो जहां तक इस सरकारी सरकार के कोई नैतिक मूल्य नहीं है सरकार के, हम्म। तो अगर इस सरकार से कोई नैतिकता की बात करते हैं तो वो बेईमानी है। अगर नैतिकता की कोई उम्मीद करते हैं तो वो नैतिकता की उम्मीद करना ही अपने आप में बेईमानी है। और ये 400 पार का जो नारा दिया था, इन्होंने अपने हिसाब से पूरा मैनेजमेंट फिक्स कर लिया था कि हम 400 पार, और इन्होंने सिलेक्टेड एरियाज में इन्होंने अपना पूरा जाल बिछा लिया था, सब कुछ कर लिया था। और चौथे राउंड के बाद जब अमित शाह कह रहे थे कि हम ऑलरेडी जो है हम 150 सीटें जीत चुके हैं, और अब तब जो है वो 3 राउंड और बाकी थे, हम 150 सीटें जीत चुके, जो हम यहाँ से इतनी 290। जीत लेंगे। जी जी। हाँ, 290 हाँ, बोल हम रहे थे। इतनी जीत लेंगे। जी हाँ, जी। 290 हमने जीत लिया, बाकी जो है हम्म। जितनी बाकी है। तो वो जो दम्भ था, वो दम्भ कहाँ से आ रहा था? वो दम्भ इस बात पे आ रहा था कि इन्होंने चुनाव के पहले जो ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस किए थे, अपने तरीके के जिलाधिकारी भेजे थे, अपने तरीके की चीजों को भेजा था, सारी चीज को किया था, ये सारी सिस्टम को उन्होंने किया था। और विघ्नेश जी की बात को, इस बात पे बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ कि दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं जो हैंग न की जा सकती हो, उसे हैक न किया जा सकता हो। इवन अमेरिका का सिस्टम भी स्टूडेंट्स ने कई बार हैक करके दिखा दिया, जो बिल्कुल फुल प्रूफ उनका सिस्टम होता उसको भी हैक करके दिखा दिया। इंडिया के सिस्टम भी कई बच्चों ने न कई लड़कों ने हैक करके दिखा दिया, जो दुनिया में का कोई सिस्टम को भी हैक नहीं कर सकता है। तो अमेरिका के सिस्टम को भी, मतलब एक दो बार, और दुनिया के कई सिस्टमों को, ऐसी तमाम कहानियां इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जो फुल प्रूफ अपने आप को बताते हैं, ऐसे सिस्टमों को भी हैक किया जा गया है। और यूरोप ने ईवीएम मतलब को इंट्रोड्यूस किया था, यूरोप ने ही ईवीएम को क्यों हटा दिया? हम ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसीलिए पड़े हुए कि ईवीएम के सहारे हम सारी चीजें कर सकते हैं जो हम नॉर्मल उस पर नहीं कर सकते हैं। तो ईवीएम का जो विरोध लोग कर रहे थे, ईवीएम की जो बात कह रहे थे, उसमें उसको मजाक उड़ाया जाता, उसमें जो है इनको कहा जाता। अब वही बात जिसके पहले आप लोगों ने एक चर्चा किया था, हम लोगों ने बैठ करके, तो भाई ईवीएम तो एक ऐसी चीज है कि लास्ट वोट पड़ा उसके बाद तुरंत फिगर आ जाती है, तो आपको इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस फिगर को जारी करने में क्या दिक्कत है? उस फिगर को जारी करने में वो 10 दिन क्यों लेता है, या वो इस तरीके से क्यों करता है? फिर दूसरी बात, काउंटिंग के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, कहीं जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए, और कहीं ज्यादा वोट पड़े उससे कम गिने गए। मतलब ये दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी देश के अंदर चुनाव में, जो आप फॉर्म 17 मतलब जो है सी जिसका जिक्र कर रहे थे, वो लिए बैठे हुए, उसमें जो वोट बता रहा उससे कम गिने गए, और कहीं उससे ज्यादा गिने गए। मतलब जी ये तो कमाल यही हो सकता है ना। और वो ईवीएम के जरिए ही खेल। और लास्ट में उन्होंने वही जो बात मैं कह रहा था पहले, कि जहां पर
इनके सारे जिलाधिकारियों के फोन गए थे, बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। जहाँ हारते हुए दिख रहे थे, वहां आखिरी में वो मतलब जो है वो पोलिंग स्लो कर दी गई, काउंटिंग रोक दी गई, कई तरीके की हरकतें की गई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, डंडे चलाए गए, आंसू गैस छोड़े गए। और वही हमारे जो बांस गांव के जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, कोई राउंड नहीं था पूरे इलेक्शन में वो जो हारे हो, आखिरी में वो 2,500 वोटों से हार गए। कोई राउंड उन्होंने नहीं मतलब जो है हारे, और आखिरी में वो डंडे फटकार के सबको भगा दिया, कार्यकर्ताओं को सब कुछ करके, और वहां पर कैलकुलेशन में उनको हरा दिया गया। नहीं, तो ऐसे मेरा सर से एक सवाल है, राम कुमार सर से, टेक्निकल सवाल है। वो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि हम बात बोल के ये प्रोग्राम को खत्म कर दें। मेरा सवाल ये है कि सर, आपने जैसे कहा ना कि मैंने शिवाजी राय से भी बात की थी, आप जान रहे होंगे शिवाजी राय को, वो बलिया में हैं। जी जी और जी जी जी। उन्होंने मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि कार्यकर्ता बैठ गए हैं और खाना वाना खा रहे हैं, शायद आपने भी ये बात कही थी। लेकिन हम्म मेरा सवाल ये है कि जो बात कह रहे हैं आपके सपोर्ट में, मैं कह रहा हूँ आपके समर्थन में बात कह रहा हूँ, कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, ये इन लोगों ने जो तर्क दिया है, जो सत्ता पक्ष है उन्होंने तर्क दिया है, विशेषकर चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया है वो ये है कि बिना इंटरनेट के आप उसको, मतलब नेट के बगैर आप उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम्म पंखे में तो कोई नेट नहीं है, पंखे को आजकल आदमी हम्म फोन से कंट्रोल कर रहा है, भाई पंखे में तो कोई नेट नहीं है ना। टेक्नोलॉजी हम्म ये आ गई है कि टीवी में, जो टीवी है वो आपके मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है, हम्म पंखा आपके मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है। हम्म क्या ये जो बड़ी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, या जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या उनको ये, उनके पास इस तरह के लोग नहीं है जो इस चीज को पकड़ सके? पहला सवाल। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये सवाल हो सकता है हिम्मत जी ना करते या नहीं आता था, कि मैं उनके बदले मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इस तरह की हैं, तो अब तक ये आने के बाद वो सड़क पे क्यों नहीं उतरे? ये मेरे दो सवाल। नहीं, ये डेफिनेटली ये सवाल है, और ये सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जो मैं लगातार इसके पहले भी कह रहा था। अगर काउंटिंग में गफलत हुई और घपलेबाजी हुई, कुछ हुआ, तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे। ये और लेकिन वो सड़कों पे उतरेंगे तभी बस लोगों के अंदर गुस्सा और सारी चीज सब कुछ हो सकती है, लेकिन कोई उसका नेतृत्व करने वाला चाहिए। जी जी। अगर एक नेता बोल दे, एक नेता बोल दे, राहुल गांधी अगर एक आवाज दे दे, आज की तारीख में मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग हर जिले के अंदर निकल करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन कोई उसका नेतृत्व करने वाला चाहिए, कोई उसका जो है, जो नित्यानंद जी बात करें बिल्कुल सही है। तो सवाल इस बात का कि हम क्या मौजूदा जो सिस्टम है, हम चुनाव के पहले ईवीएम का विरोध करते रहे, चुनाव के बाद आपको सैकड़ों इंसिडेंट आपके पास है, आपके दर्जनों, जी। आपके पास कहानियां आपके पास हैं, हम्म। दर्जनों कार्यकर्ताओं के फीडबैक आपके पास हैं। आपको कहीं कुछ नहीं, लेकिन जहां जहां पर डंडे के दम पे लोगों को, कार्यकर्ताओं को निकाल के बाहर किया गया, जहां ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उधम किया, वहां आंसू गैस चलाने पड़े। उत्तर प्रदेश में से कई केस है। तो क्या आप उन चीजों को लेकर के निकल के बाहर आते? जहां हम्म। पर वो रिकाउंटिंग के कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, अब उनके फेवर में निकल करके बात आते कि ठीक है, हमारा कैंडिडेट हार जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब रिकाउंटिंग हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, और रिकाउंटिंग चुनाव आयोग रिकमेंड करता है कि रिकाउंटिंग करा सकता है, अगर डाउट कोई है तो हम मतलब जो है फ्री एंड फेयर, हम मतलब जो है इलेक्शन कराते हैं, इस बात की गारंटी है हमारी। तो वो क्यों जो है मतलब रिकाउंटिंग को वो जो है वो नहीं, वो नहीं कर रहा, तो उस जी। चीज को वो नहीं कर रहा। लेकिन उसके लिए जरूरत बाकी कार्यकर्ता तो एक हद तक ही लड़ेगा ना। वो बूथ लेवल पे लड़ेगा, प्रोटेस्ट लेवल पे लड़ेगा, लाठी डंडे चले, तब तो उसको नेशनल लीडर की या नेशनल लीडरशिप को उसमें आने की एक आवश्यकता है, जरूरत है। जिस जगह पर नेशनल लीडरशिप इनकी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे दूसरे और गठबंधन के जो एलाइज हैं, वहां पर वो फेल है। जब आप ईवीएम के, इसके पहले जब आप ईवीएम को लेकर के आप मूवमेंट चला रहे थे, ईवीएम को लेकर के आप मतलब कंपेन चला रहे थे, तो जब इलेक्शन खत्म हो गया, आपके पास सैकड़ों एविडेंस आपके पास मौजूद हैं, तब आप जी। ईवीएम के खिलाफ उतने ही तेजी से क्यों नहीं बोल रहे हैं? उतनी एकदम तेजी एकदम। से बोले, तब सवाल उसका आया है। बस सर, जो जो मेरा ये बात मेरा आप ये नहीं नहीं, मैं एक बात अभी और कहना चाहता, एक मिनट, मैं एक बात। नित्यानंद जी मैं थोड़ा आता हूँ। आप
नहीं नहीं, मुझे अपनी बात नहीं कहनी, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ। देखिए, हम्म। वो चीज आप कह रहे हैं, ये मसला डेमोक्रेसी का है। गिल सर यहाँ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे हैंडल कीजिए। इसको लेके मैं दिन भर सोचता रहा, जो रामकुमार सर कह रहे थे ना, मैं उन्हीं की मदद कर रहा हूँ। नहीं मैं नहीं, ये मैं कह रहा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं दे रहा हूँ। थोड़ा गिल साहब आ, आए हैं तो मैं थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। इसमें भी दो दो पहलू है, एक तो मशीन है और एक मशीनरी है। तो मशीनरी ही शायद सबकी जड़ है। तो उस पे हम बात करेंगे। मशीनरी का मतलब जो चुनाव आयोग है या और जो उसके घटक तमाम चीजें हैं, प्रशासन है, शासन है, सरकार है, ये सारी चीजें ही तो किसी मशीन को किस तरह से प्रयोग करना है, नहीं करना है, क्या करना है, काउंटिंग देर से करनी है या रोक देनी है या सीसीटीवी गायब कर देना है, ये सब मतलब जो मूल है वो तो वहीं से गड़बड़ है। तो उस पे हम अभी बात करेंगे। गिल साहब, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। एक तो अ, मैंने इसको लेके आपका भी लगातार एक रहा है कि जब तक ये नहीं हटेगा तब तक किसी तरह की डेमोक्रेसी या किसी इस तरह की चीजों के लिए कोई स्पेस शायद नहीं मिलेगा, या इसका कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल जाए और चुनाव उनाव से अब इतर कोई चीज हो जाए, तब शायद मामला जाके बनेगा। तो क्या लग रहा है कि मतलब नए सिरे से इस पे कुछ शुरुआत हो सकती है क्या? आपका सवाल है कि ईवीएम के लिए, ईवीएम पर तो बहुत दिनों से बात चल रही है कि जी। ईवीएम बंद किया जाए। दुनिया भर में ये बात हुई, हिंदुस्तान में नहीं। और ईवीएम को लाने वाले कांग्रेस ही थे। जब कांग्रेस लेके आई ईवीएम को, तब बीजेपी वालों ने विरोध किया। उनके एक जीवन नर, जीवी नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा, हाँ। उन्होंने किताब जी किताब जी। निकाल के बकायदा विरोध किया। और यही सारे पॉइंट बोले कि कोई भी मशीन हैकेबल है, वो हैक की जा सकती है। और अभी जैसे बात हो रही है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड की, ये थोड़ा हास्यास्पद बात है। इसके बारे में असल में होता क्या है कि हर आदमी एक कैस लगा रहा है, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे। एक बात समझना जरूरी है कि ईवीएम एक बहुत सिंप्लीफाइड मशीन है। उसमें मेरा ख्याल 265 नाम पढ़ सकते टोटल, या 100 कुछ, पर कुछ इसकी लिमिट हो सकती जी है, इससे जी। ज्यादा नाम नहीं पढ़ सकते। मतलब एक नाम के अगेंस्ट में एक वोट हो सकता है, एक नाम के अगेंस्ट में एक बार में एक वोट पड़े। तो किसी भी 265 लोग अगर हैं, उसमें अगर बटन दबाएंगे तो किसी एक को एक और वोट मिलेगा। तो उसमें जो ईवीएम में क्या है कि दो स्टेप मशीन है। एक स्टेप है उसका बटन दबाना, और दूसरा स्टेप है उसको रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग एक 1:1 ही हो सकता है। एक बार अगर वोट डलेगा तो एक ही जगह जा सकता है, वो दो जगह नहीं जा सकता। और वो अगर वोट वोट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसमें क्या है कि जो 265 ऑप्शन है, वो बहुत सिंपल चिप है उसमें। वो चिप हमारे जो जो उसमें होती है कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर से भी खराब चिप है वो। एक बहुत सिंप्लीफाइड चिप है जिसमें रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है। और उसको उससे बाहर से कहीं से जुड़ा नहीं है। वो चिप को जोड़ने के लिए सिर्फ मशीन से जुड़ सकते हैं, एक मशीन दूसरी मशीन से जुड़ सकती है, और बाहर से नहीं जुड़ी है मशीन। अभी सबसे बड़ी बात है कि इसको कैसे हैक किया जाता है या कैसे इस पर गड़बड़ी की जाती है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एक दिक्कत है, लोग तरह तरह की स्पेकुलेशन करते हैं। कोई कहता है ऐसे हो गया, कोई कहता है ऐसे हो गया, फोन से कर लिया। अभी तक जो लगता है, जो सबसे ज्यादा है, कि दो दो तरीका हो सकता है। एक तो इन्होंने कुछ मशीनें जिसको चिप बदल कर, उसका सिस्टम बदल कर एक हैकेबल मशीन बनाएंगे, जिसमें क्या है कि ऑलरेडी इनबिल्ट सिस्टम कर दिया कुछ इस तरह से कि उसमें से चिप बदल दिया उसका, और उसको यूज कर रहे हैं। और वो एक लिमिटेड नंबर मशीन है जिसको ये लोग स्मगल करते हैं बाकी मशीनों को। दूसरा है कि वो मशीन हटा दे, स्वैप कर दे, इस मशीन को दूसरी मशीन से रिप्लेस कर दे। ये सब कुछ होने के लिए, ये सब कुछ में ये जरूरी है कि बहुत कम हो सकता है। संख्या जो है, सारी की सारी मशीनें रिप्लेस नहीं की जा सकती, कुछ रिप्लेस की जा सकती। तो जो इनकी बदमाशी है, मुझे जहां तक लगता है
ये इन्होंने तरीका निकाला है मशीन रिप्लेस करने का। और फर्जी वोट डालने का एक और तरीका है इनके पास, कि जब इलेक्शन चल रहा है तभी वोट हम डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मशीन में वोटिंग कब शुरू हुई मशीन का रिकॉर्ड होता है, जब बंद हो गई मशीन बंद हो जाती है, उसका रिकॉर्ड आता है इतने बजे इतने बजे से इतने बजे तक, वो रिकॉर्ड आएगा। तो उसमें क्या है कि ये लोग कर सकते हैं कि जैसे बहुत देर कर दी, बीच में मशीन खराब हो गई बोल दिया, कुछ कर दिया, इस तरह से उन्होंने रिप्लेसमेंट लिया है, वो मशीन को लिया है। दूसरा ये कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा वोट डलवा दिए उसी जी। टाइमिंग के दौरान, उस टाइम फ्रेम के दौरान। तो एक्स्ट्रा वोट डलवा दिए, ये डलवा दिए, मशीन खराब हो गई, मशीन खराब होने के नाम पर रिप्लेसमेंट कर दी। ये ये करने के लिए कई लोगों की जरूरत है, एक पूरा चेन चाहिए। तो सब अफसर इनके साथ देंगे जरूरी नहीं, अगर करेंगे भी तो लीक हो जाएगा मामला। तो इनके पास बहुत कॉन्फिडेंट लोग जो काम करते हैं, बस एक छोटा सेटअप, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अगर गड़बड़ी नहीं हो रही तो फिर वो इतना विरोध क्यों कर रहे हैं इसको, दूसरे बैलेट में जा बैलेट में, कागज वाले बैलेट में जा रहे हैं। कागज वाले बैलेट में चली जाएगी, आपको दिक्कत क्या है? क्यों आप चाहते हैं हम्म। कि यही? तो जी ये जी। कागज वाले बैलेट में जो जाने के खिलाफ है, इनकी जो पूरा एक जबरदस्त खिलाफ है, जबरदस्त बहुत ही ज्यादा खिलाफ है कि नहीं, हम नहीं एक जाएंगे। इसमें एक हम ये सवाल यह है कि ये जो तर्क देते हैं कि बूथ कैप्चरिंग होती थी और इसकी वजह से इसमें बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाती है। हालांकि वो भी प्रमाण दिख गया कि कैसे बूथ कैप्चरिंग हुई है। कहीं पूरा का पूरा इलेक्शन ही तो नहीं कैप्चर करने की कोशिश हो रही है इन तमाम तो चीजों मैं के जरिए। सवाल है कि ये तो बूथ कैप्चरिंग है, तो ईवीएम कैप्चरिंग हो रही। ईवीएम कैप्चर का ईवीएम कैप्चर कई तरह से करा जा रहा है। एक एक उसमें होता क्या है कि एक सेट ऑफ मशीन लोग बदमाशी नहीं करते, कि उसमें 5 से 10% की गड़बड़ी कर सकते हैं, ये लोग करते हैं। हम्म। अब वो होगा कि एक होता है, इसमें दिक्कत ये है कि जो डिजिटल वोट है उसको काउंट कैसे करेंगे? मशीन में जितनी बार बटन दबाएंगे एक ही नंबर आएगा, मशीन पर दूसरी बार बटन दबाएंगे दूसरा नंबर तो नहीं आएगा। रिकाउंट में तो कंपलसरी होना चाहिए कि आपको उसका जो पेपर डाला है, पेपर ट्रेल काउंट, वो काउंट होना चाहिए अगर काउंट करना है। अब मशीन में क्या काउंट करेंगे? अगर हम्म। मशीन के काउंट में और पेपर ट्रेल के काउंट में, जो पेपर ट्रेल है, अगर वो मिलता नहीं है, उसमें कहीं कोई डिस्पैरिटी आती है, कोई अलग हो जाता है, तो इमीडिएटली रिपोल होना चाहिए 100 रुपये तरीका। क्योंकि अभी क्या है कि रिकाउंट कैसे करेंगे इस मशीन, डिजिटल वोट है तो खत्म है। डिजिटल वोट देखो चला गया, तो वो अगर गलत गया तो गलत गया, सही गया तो सही गया। मगर हम्म। जो पेपर ट्रेल है वो तो रहेगा। और अगर पेपर ट्रेल और वोट काउंट नहीं मिलता है तो एक बहुत अजीब स्थिति, समझो कुछ गड़बड़ होता है, कहीं पर गड़बड़ी हुई है, मशीन खराब हो गई थी, कोई फॉल्ट आ गया है इसके चलते। अब बहुत सी जगह में कहीं वोट ज्यादा पड़ा है और काउंटिंग जो थी उससे ज्यादा वोट पड़ा, जितने हम्म। काउंट किए गए वोट उससे ज्यादा पड़ा था। जी। पहले बताया गया था इतने वोट ज्यादा है, तो उसमें क्या है कि कुछ जगह में वोट कम पड़ा। अब ज्यादा पड़ा या कम पड़ा, इसका मतलब कहीं मशीन में गड़बड़ी हो रही, वो गड़बड़ी किया जा रहा है या हो रही है, ये तो अपने आप में एक फॉल्टी है। चाहे मशीन किसी कारण से गड़बड़ी हो, हम्म। उसका कोई भी कारण हो, उसके बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए, तुरंत रिपोल होना चाहिए। डिपोल होना चाहिए। इलेक्शन में अब कोर्ट भी एक रवैया ऐसा अपना रहा है जो कि बहुत उदासीन रवैया है, कि वो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अब वो क्या, बाकी ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। अब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जी। कुछ मशीनें कॉम्प्रोमाइज हो गई, हम्म। और ऐसी हालत में जो रिजल्ट आया, ये तो अब ये तो किसी तरह से मान्य नहीं होना चाहिए इस पर। मगर इस पर हम जितनी बातें करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इलन मस्क कुछ बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इलन मस्क बहुत कुछ बोलता है। मगर जब हम लोग को अगर यहाँ पर कुछ करना है तो एक मूवमेंट चलनी हो, मूवमेंट चलने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टी वो क्या कर रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को रोड पर आना चाहिए हम्म। ईवीएम को लेकर। नहीं, ये ये तो लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां तो आए ना आए, लेकिन ये तो आपका एक व्यक्ति के मत का मामला है ना कि कैसे कोई चोरी कर ले।
व्यक्तिगत मत में ये होता है कि व्यक्ति अपने को व्यक्ति समझता है, वो हम्म। अपने पे पर्सनल है, व्यक्ति जी व्यक्ति होता है, वो एक आदमी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये हैं जो एक लोग जो लोगों का जी ग्रुप है, जी लोगों जी। का एक संस्था है, तो लोग जब संस्थागत ढंग से आते हैं तब क्या है, लाखों लोगों का मत होता है, और वो प्रोटेस्ट करें तो वो प्रोटेस्ट इफेक्टिव हो सकता है। जी अब ये तो चलेगा ही इनका मामला। जी। ये इन्होंने इन्होंने इतनी बदमाशियां तरह से कर, हम्म। सिर्फ वोट में बदमाशी नहीं होती, वोट डालते हुए बदमाशी होती है, बूथ में बदमाशी होती है, बूथ में जो आपके एजेंट है उनको खरीदा जाता है, काउंटिंग एजेंट को भी खरीदा जाता है। तो कौन खरीदता है? जिस पर पैसा है, इस वक्त पैसा है बीजेपी। तो वो वो तो मल्टीपल एरियाज में काम हो। हम्म। ईवीएम उसका एक एस्पेक्ट है। ईवीएम में दिक्कत है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि रिकॉर्ड नहीं रहता। हमें रिकॉर्ड चाहिए प्रॉपर वोट का, जो पहले होता था। उसमें चोरी हो जाए, वोट बूथ कैप्चर हो जाए, तो आप बूथ कैप्चर हो गया तो आप फिर से इलेक्शन करा दीजिए। चलिए बूथ कैप्चर हो गया, फिर इलेक्शन करा दीजिए। मगर इसमें क्या है कि इसमें तो जो मशीन कैप्चर हो गई पता ही नहीं लगे, मशीन कब कैप्चर हो गई, कब बदल गई, तो पता ही नहीं लगे, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बूथ कैप्चर होना तो बहुत ही आसान बात है, गुंडे आएंगे उठा के भी ले जाएंगे। इसमें तो अपने आप मशीनें बदली कब जाती है, कब मशीन खराब के नाम पर चेंज किया जाता है, ये जो सेटअप मशीन के पास में है इसका रिकॉर्ड का कोई हिसाब नहीं है। कहाँ रखी गई मशीन, उसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। ऑडिट है भी तो उसको रिवील नहीं करते। ये कितनी लाख मशीनें हैं, इसमें कितनी ज्यादा है कम है, ये कोई नहीं जानता। ये सब एक घपला है पूरा, और इस घपले को बाकायदा ये लोग डिफेंड करते हैं, ये घपला हम बरकरार रखें। अब लोगों से, आम लोगों से समझा जाए तो आम ये बहुत मुश्किल है इस बात में कि लोगों में, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सब अफेक्टेड है, और मोस्ट ऑफ द पार्टीज अफेक्टेड, उन लोग को, उनको कम आना चाहिए सामने, और इस चीज को उठाना चाहिए, और एक बड़े मूवमेंट बिल्ड करना चाहिए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं, हम इतना बात करते रहेंगे और फर्क नहीं। नहीं, और एकदम ये सही वोट कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि नए नए पर्सपेक्टिव जुड़ रहे हैं तो बात तो, अब हम लोगों का तो काम है कि कम से कम बात तो करें, और जो मुद्दे हैं उसको सही पर्सपेक्टिव में रख पाए तो बड़ी बात है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें हम्म। कोई भी अभी तक नहीं बता रहा है कैसे होता है, क्या हम्म। प्रोसेस है कहीं, कि हमें मालूम मशीन कैसे काम करती जी है। मिनिमम एकदम। मिनिमम स्टेप पर मशीन, जी मिनिमम जी। स्टेप है, बहुत लिमिटेड इसमें पॉसिबिलिटीज है। उसको हैक कैसे किया जा रहा है, या चेंज किया जा रहा है, या चिप बदली जा रही है, वो कहाँ पर किस पेज पर हो रहा है, और सब में नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बातें कोई नहीं जानता। किसी ने कोई कॉन्क्रीट बात नहीं रखी कहीं भी। और ओटीपी वाला मामला जो है, ये तो बचकाना बात है, नथिंग नहीं वो अबाउट। मैंने हो सकता है कि कुछ नया नया कुछ मामला जुड़ नहीं नहीं, गया हो। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हाँ नहीं। ये तो बोल रहे, जी। और बात कर रहे थे जो रिमोट से कर, रिमोट हम्म। से पॉसिबल नहीं है। रिमोट पे करने के लिए आपको उस पे रिसीव 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 रिसेप्टर चाहिए, उस पे रिसेप्टर होना पड़ेगा। नहीं और नहीं, वो एक, हो सकता है ब्लूटूथ वगैरह जोड़ लिया हो और उससे काम कर देते हैं। ब्लूटूथ जोड़ना ऐसे नहीं जोड़ सकता, ब्लूटूथ जोड़ने का एक पूरा प्रोसीजर है। हम्म। वो मशीन को जोड़ने के लिए पूरी तरह से उसको चेंज करना पड़ेगा, जी। उसका अंदर पंजर पूरा बदलना पड़ेगा। हाँ इट विल कुछ नॉट, मैं हम कह रहे हैं कि कुछ संभावनाओं से हम मना नहीं कर सकते हैं ना इसको, कि क्या क्या किया सकता है। जबकि चूंकि जब सैया ही कोतवाल बने हुए हैं तो अब क्या कर सकते हैं। नित्यानंद जी, आपने तीन चार लोगों के राय आपने सुनी, और सचमुच में यदि एज ए वोटर या एक मतदाता, जब हमें मालूम है कि हम वोट दे रहे हैं और हमारा वोट जो है चोरी हो रहा है, और जिसको हम नहीं देना चाह रहे हैं उसको चला जा रहा है, या हम जिसको वोट दिए हैं उसके पास जा ही नहीं रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जैसे भी हो, जैसे भी डेमोक्रेसी है, कम से कम एक आपके हाथ में एक दिन के लिए या एक काली स्याही लग जाना और बटन दबा देना, ये अधिकार है। अब एक तो यह है कि इसी का हनन हो रहा है, इसी को ही चोरी कर लिया गया है। दूसरा कि अब जनता की जरूरत ही नहीं है, मैंने सूरत वाला भी एक मसला आया, चंडीगढ़ मॉडल भी आया, तो क्या चंडीगढ़ मॉडल मतलब जो चुनाव आयोग है जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, कहीं
वही तो मॉडल तो पे काम तो नहीं कर रहा। देखिए, मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि आप उन्हें चुनाव आयोग मत कहिए। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये लाइव हो रहा है और ये सुने चुनाव आयोग नहीं है, वो राजीव राजीव आयोग, मतलब राजीव कुमार आयुक्त है, और वो मोदी मोदी के आयुक्त है, ठीक है ना। तमाम लोग यहाँ पे हैं। मैं अभी गिल सर के उंगली में वो शाही का निशान देख रहा था, चुनाव उन्होंने दिया। और मैं बहुत स्पष्ट ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपके आपकी के शो में मैंने कहा था कि मैं मेरा इस चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं है। आपको याद है ना, तमाम लोग यही लोग थे, मैंने कहा था जी। इस चुनाव आयोग में मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैंने भरोसा नहीं करता, ये बेईमान है। पहली बात। दूसरी बात, एक मैं बहुत बुनियादी चीज में जो आम आदमी की समझ में, रिक्शे वाले को समझ है, वो मैं कह रहा हूँ। देखिए, इस देश की एक विडंबना ये है कि मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं एक आम तौर पे कह रहा हूँ, मैं गणित का छात्र नहीं, बावजूद मैं कह रहा हूँ कि 20% जनसंख्या ऐसी है, वो जब वोट देने जाती है, वो बटन दबाती, उसको पता नहीं है कि वो पर्ची कौन सा निकला, वो पर्ची को देखती भी नहीं। पहली बात, वो बटन ऐसे दबाती है, पी बज गया, वो वापस आ जाती है। वैसे महिलाओं की संख्या होगी, ग्रामीण चीजें होंगी ना, उनको नहीं मालूम है कि किसका वो, उसका कोई, उसका वो जो, क्योंकि आपने यहाँ पे जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां, उन्होंने अपने वोटर को ट्रेन नहीं किया है कि आपको ये देखना है। ये मैंने यहाँ पे भी देखा है कि आपने बोला कि इस निशान पे दे देना है, या इस निशान पे दे देना है, तीर धनुष पे, या जो भी है, उनको ये बताया जाए कि इस पे दबा देना, 2 नंबर पे दबा देना, लेकिन वो नहीं बोला कि उस स्क्रीन पे देखना, वो जो आता है ना बक्से में, उसको देखना कि किसका निकल रहा है। ठीक है, एक तो वो निकल गया, पहली बात। दूसरी बात है कि जो जाते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा वोट हुआ है कि नहीं हुआ, उनको ये ट्रेन नहीं किया। जैसे पोलियो का मूवमेंट चला था ना, कि 2 बूंद जिंदगी का, हम्म। मैंने ये बात पहले भी कही थी। पहली बात है कि ये विपक्ष के, जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आपने वोटरों को ट्रेंड करे जाके, ये नहीं किए। मैंने जो अभी बीच में टोकते हुए जो मैंने बिजनेस सर के बीच में मैंने कहा था, वो मेरा कहना ये था, जो विपक्षी पार्टी, विशेषकर मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो हम लोग को कहते हैं, वो हार गए तो क्यों नहीं वो मूवमेंट कर रहे। अगर एक खबर आती है, आपको तुरंत लोगों के बीच जाना चाहिए और मूवमेंट छेड़ देना चाहिए कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, और कांग्रेस को, उनके बड़े नेता अगर जीत गए तो आप चुपचाप बैठ गए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जीत के आ गए तो आप चुपचाप बैठ गए, आप इस चीज को गंभीरता से नहीं लेते। छोटी घटना को, अगर एक व्यक्ति इंजेक्शन से मर गया है, तो आप, मेरा जो कहना है कि अगर एक व्यक्ति आपके राज्य का इंजेक्शन से मरता है, किसी भी इंजेक्शन से, आपको उतर जाना चाहिए, अगर आप प्रो पीपल है तो, पहली बात। ठीक है, तो क्या आप अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? आप इस बात से खुश है कि उनको बहुमत नहीं आया है? आपको दिख नहीं रहा कि पूरी डेमोक्रेसी के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है, क्या चीजें हो रही है? जो मैं बार बार कह रहा था, जो गिल सर ने भी मेरी बात को कहा, और मैं कह रहा था, मुझे इस जो नई, क्या मैं आपको कह रहा हूँ ये बात, मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या उनको नहीं पता चल रहा, वो इन मामले को, इस मामले को अपने अंडर क्यों नहीं लेते सुनवाई के लिए? क्यों जस्टिस खन्ना और जस्टिस, ये भाई देखिए, ये पब्लिकली है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता के, दत्ता। हाँ, के खिलाफ, भाई खुद उसके जो वकील हैं, जो ये चंबर के वकील हैं, वो चले गए कि इनको हटाया जाए, और ये लगातार मोदी सरकार के साथ दे रहे हैं। उसी तरह से मैं व्यक्तिगत तौर पर देखता हूँ, कलकत्ता हाईकोर्ट में एक महिला जज है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देखिएगा, वो लगातार टीएमसी का नाम आती है वो भनक जाती है, उनके पति कुछ करप्शन में फंसे हुए हैं, तो वो लगातार जो है, मैं ममता का कोई समर्थक नहीं हूं, मान लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक अगर महिला मुख्यमंत्री है, और क्योंकि मैं बंगाल में हूँ और मैं चीजों को देख रहा हूँ, तो जैसे ही कोई बात आती है, आप तुरंत एक्टिव हो जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई आते हैं तो आप तुरंत उनको परमिशन दे देते हैं। तो आपको हम्म। पता चल जाता कि ये, और जो खबर में लिखा जाता है ना कि हाई कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि वहां पे बैठी हुई या बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो कहता है। भाई अगर ये व्यक्ति ये कह सकता है, एक जज आके कह सकता है कि भाई मोर सेक्स नहीं करता, संभोग नहीं करता, मोरनी की आंसू पी के जो है, मोरनी आंसू पी लेती है और वही वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे लोग तमाम जुडिशियल सिस्टम में ये लोग, इन लोगों ने बिठाए हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज में बिठाए हैं। चुनाव आयोग को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सही आदमी है, मैं उनको नहीं वो करता, वो आदमी उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसका ठीक नहीं, लेकिन वो जो एक बात कह रहा है कि ये जो आप, हम लोग जम्मू कश्मीर के, मैं एक्साइटेड आपको दिख रहा हूँ ना, मैं जब सुबह से खबर देखी थी और मैं चाह रहा था करते रखते, देर कर दी, लेकिन मैं, आपने किया, अच्छा किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रात में भी किया, इस मसले पे चर्चा होनी चाहिए थी।
भाई वो आपकी पार्टी का है, जो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट था, गवर्नर था, ठीक है ना। उन्होंने सतपाल मलिक। कहा, हाँ, सत्यपाल मलिक जी जो है, हाँ हाँ। कहाँ से आरडीएक्स आया? आप, उन्होंने कहा था एयरलिफ्ट कराइए, आपने नहीं किया। तो आपके तमाम, आपने सेना, तमाम, और क्यों वही वीडियोज आए, तो आप किसी का सम्मान आप नहीं करते, आपको सत्ता के अलावा। आप देखिए वो अभी इनका जो उड़ीसा का जो शिक्षा मंत्री बना है, युवा जो है, उसकी वो सुप्रिया श्रीनेत की उसमें देखिए ना कि वो शराब पी के नाच रहा है। शिक्षा मंत्री वहां का जो चुना गया है, जो इन्होंने बनाया उड़ीसा में, जिसको क्या है, सूर्या करके कुछ नाम है, मैं अभी देख रहा। तो इन इन लोगों ने अभी वो एनसीईआरटी से इन्होंने बाबर का वो और कार सेवक और पूरा बाबरी मस्जिद वाला हिस्सा आपने हटा दिया। आप हिस्सा कुछ भी हटाइए, लेकिन जो चीज दर्ज है, आप किताब से हटाए ना, पत्रिकाओं में और तमाम जगह में वो दर्ज है ना। तो मैं जो इन चीजों को बार बार ये जो जिक्र कर रहा हूँ, उसका जो मेरे मन में जो गुस्सा है, वो इस बात से है कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। और ये जो तमाम लोग, नीतीश कुमार से लेकर जो मोदी का पैर छूटा है, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं एक पत्रकार के, युवा पत्रकार के नाते कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि यार आप पब्लिकली कैसे किसी का पैर छू, आपके गुरु हैं क्या? आपके गुरु हैं? आप पब्लिकली, आप एक राजनेता हैं, आप एक राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, आप केंद्र के मंत्री रह चुके, आप उस आदमी का पैर छू रहे हैं। तो ये बात एक व्यक्ति के तौर पे, मैं एक व्यक्ति के रूप में मैं उनको कह रहा हूँ। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। ये जो हम बातें कर रहे टेक्निकली, भाई मोबाइल में ओटीपी कैसे आ रहा है? अगर पंखा, पंखे में कोई नेट नहीं है, पंखा मोबाइल से चलता है। अब हमारा पंखा मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है, लाइट, घर की लाइट है मोबाइल से, तो मैं ब्लूटूथ की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर पंखे में वो इनबिल्ट हो सकता है, तो वो जो लोग आए थे जो इसको इनबिल्ट कर रहे थे, जो नए नए सिस्टम में जो आए थे, बेल के या जो भी थे, और ये चुनाव आयोग जिस तरह का कंडक्ट कर रहा है, हर चीज में जितनी शिकायतें मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये, इसको चुनाव आयोग हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? हम्म, ये जी चुनाव आयोग जी। नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग डिस्कस तो उसको मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनको मैसेज देना चाहिए कि अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे उतरेंगे तो, क्योंकि जनता ठीक है आपके पास आएगी, आप उनको कन्वे कीजिए, आप उनको कन्विंस ये कीजिए कि डेमोक्रेसी हाईजैक हो चुकी है, और ये जो सत्ता है, ये बेईमानी बेईमानी की सत्ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी। और सही बात है कि जो हम अंदेशा लगा रहे हैं, कि अंदेशा क्या, जो सामने है, हमारे सामने है कि जिस तरह से ईवीएम के जरिए या और भी तमाम जो उसके तौर तरीके हैं, उसके जरिए किस तरह से हाईजैक कर लिया गया है, उसको बंधक बना लिया गया है। एक तो ये है कि यहाँ तक का एक मामला है, ईवीएम के जरिए हम बात कर रहे हैं, तो बार बार बात आ रही है चुनाव आयोग की। और जो चुनाव आयोग है वो कहीं जो एक नियम बना था कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की ओर से होगा, मतलब सत्ता पक्ष का होगा, हो सकता है प्रधानमंत्री रहे, दूसरा विपक्ष का नेता होगा, और तीसरा जो है चुनाव क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो सकते हैं। ये तीन लोग मिलके एक चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे, और वो देखेंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पीछे का कोई पॉलिटिकल बैकअप तो नहीं है, हालांकि। मैं कह रहा हूँ कि उसी मुद्दे पे विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए था। जी उसी जी। उसी मुद्दे को जब इन्होंने हटाया था और अमेंडमेंट ले आए थे, उसी हम्म। मुद्दे पे इन्हें सड़क पे उतरना चाहिए था। जी जी जी, एकदम भी सही अगर कह रहे बीजेपी हैं। होती, देखिए अगर बीजेपी होती ऑपोजिशन में, तो ये हम्म। सड़क को, जैसे ये सिलेंडर लेके उतरे थे महंगाई हम्म। के खिलाफ, ठीक है ना। आज की तारीख में आप कोई भी चीज देख, अभी दिल्ली में पानी का संकट है, मैं खबर लगातार यहाँ बैठ के देख रहा हूँ कि ये जाके मटका फोड़ रहे हैं। तो हम्म। भाई इतने दिन आप उससे पहले थे, आपने यमुना गंगा को कितना साफ किया। देखिए, मैं, मेरे मन में, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सॉफ्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं, जी विघ्नेश्वर जी, एक बार नहीं नहीं, दबा एकदम हूँ। हम आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस मुद्दे पे ही हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से जो आंदोलन है, आंदोलन ने ही एक दशा दी है, दिशा दी है, और जो आज
विपक्ष इतना मजबूत हुआ है, तो उन आंदोलनों की बड़ी भूमिका है। और उसमें संविधान, संवैधानिक मूल्य और तमाम चीजों को जो लोग लेके सड़कों पर उतरे हैं, वो तो है। अब एक चीज ये है कि कैसे एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली जाती है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, और वो व्यक्ति कैसे वो सबसे ऊपर मतलब सारे संवैधानिक मूल्यों से, संवैधानिक जो तमाम जो नीतिगत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उससे ऊपर चला जाता है। इसमें कहीं भी जनता का स्टेक नहीं दिखाई देता। जनता वो केवल और केवल वो ठप्पा लगाने या उतने तक उसका है, उसके अलावा उसको कोई उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो जब तक ये भूमिका तय नहीं की जाएगी या भूमिका बढ़ाई नहीं जाएगी, तो क्या ये इस तरह की कोई संभावना है कि नहीं है, इस पर हम अब थोड़ा अगले चरण में बात करेंगे। राम कुमार जी, आप हैं तो एक बार आइए सामने, और नहीं तो गिल साहब से हम आपसे ही शुरू करें। नहीं अच्छा, नहीं, आ राम गए कुमार आ जी गए। आ गए, हाँ। हम्म, तो मतलब सवाल तो आप सुन ही लिए होंगे हम्म, कि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको आजकल केंचुआ लोग भी बोल रहे हम्म, हैं, हाँ। तो केंचुआ आप समझते ही हैं ऋण विहीन है, लेकिन हम तो केंचुआ को भी एक ये मानते हैं कि जमीन फर्टाइल करता है, जमीन को ठीक करता है जिससे फसल अच्छी हो। हम्म। लेकिन ये तो मतलब सब कुछ नष्ट करने में लगे हुए हैं, इन्हीं के अब हाथ में। इस जी। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है ये पूरा बना काम किया, अब इसमें तो किसी का कोई, हमें देश में लगता है जो भी डेमोक्रेटिक लोग होंगे, किसी का कोई यकीन इसके ऊपर नहीं है। क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की अपनाई गई, तो आपने कहा कि भाई इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति में अपोजिशन लीडर होंगे, सरकार के होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और मोदी जी ने पहला काम किया कि उसको अमेंडमेंट कर दिया, और चुनाव के दौरान बोला कि भारत के इतिहास में पहली बार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है। ये तो मोदी जी ने बयान दिया था ना, हम्म। कि पहली बार चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र, पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी हुई, चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर रहा। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से काम क्यों कर रहा, कि मोदी जी के इशारे पे वो पूरी तरीके से अपनी गोटियां बिछा रहा। जब मोदी जी को लगता कि इन डेट में चुनाव डिक्लेयर करना चाहिए, उन डेट में चुनाव डिक्लेयर करता है। आप मौसम नहीं देख रहे हैं, आप मतलब जो है इतना लंबा चुनाव डिक्लेयर कर रहे हैं कि साला मुसलसल चलने वाला चुनाव। अब ये देश का चुनाव 4 चरणों में ही हो सकता था, 4 चरणों में पूरे देश का चुनाव हो सकता था, लेकिन इस चुनाव को इतना लंबा, क्योंकि मोदी जी ने तय किया कि हम कांग्रेस और सबको जो है खोखला करके फिर अकेले चुनाव प्रचार करेंगे, और चुनाव प्रचार करने फिर इसको इस लायक रख देंगे कि चुनाव मशीनरी के ऊपर, चुनाव फंक्शनिंग के ऊपर, चुनाव की जो तमाम धांधलियां हैं, इनके ऊपर सवाल उठाने लायक ही नहीं रह जाएंगे। तो उनका अपना गणित, उनकी अपनी पॉलिटिक्स अपने तरीके से चल रही थी कि भाई ऐसी सिचुएशन देश के अंदर पैदा कर दो कि ये लोग अल्टीमेटली जो भी कुछ हो जाए बोले कि चलो ये वो हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पूरे देश का, जब दिल्ली में इतने लोग इकट्ठे हुए, हाई कोर्ट के जजों ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रदर्शन किया, इस देश की आम जनता ने प्रदर्शन किया, इस देश के आम लोगों ने जो है, अभी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो कोई भी देश की डेमोक्रेटिक सरकार होती, कोई देश की जनता के प्रति जरा सा भी सम्मान करने वाली सरकार होती, वो बोलती तुरंत इसको बंद किया जाए, जनता का विश्वास इसके ऊपर नहीं है, इसलिए इसको इसके ऊपर ला के खड़ा किया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको इन के इन प्रकार सत्ता चाहिए थी, उनको मतलब अपनी धांधलियां। और गिल साहब की वो बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि ईवीएम मशीनों में सारी मशीनें सेट नहीं होती, सिलेक्टेड मशीनें सेट करके वो प्लेस की जाती हैं कि कहाँ पर हमारी पोजीशन साउंड है, जहां पर हमारी पोजीशन साउंड है, कम मार्जिन से हम जीतने वाले हैं, कम मार्जिन से हम हारने वाले हैं, वहां पर वो चीजों को मतलब जो है वो प्लेस किया जाता है, ताकि लोगों का मतलब उसमें दिखाई न दे। जो बात मैं पहले कह रहा था कि 40 सीटें कितने बेईमानी करें, ये
हारेंगे ही हारेंगे। तो जनता का मतलब जो पिछली बार चुनाव हुआ था, इस बार जो चुनाव हुआ, पिछली बार का जो पोलिंग का डिफरेंस था, इस बार जो पोलिंग का डिफरेंस था, तो कई सीटें इस तरीके की थी जहां पर भाजपा बिल्कुल, चाहे जितनी बेईमानी कर लेती, बेईमानी तो 8-10% की आप कर सकते हैं, 7-8% की बेईमानी की आप उतनी कर सकते हैं, 100% की बेईमानी नहीं कर सकते हैं। तो 7-8% की बेईमानी के बावजूद भी आप वहां पर नहीं पहुंचने वाले थे। तो इस जगह लेकिन आप वहीं पर बेईमानी करेंगे जहां पर जो है वो, अब वही हमारे सब मित्र बता रहे थे कि उन्नाव में जैसे अन्नू टंडन हार गई कांग्रेस की, डीएम ने मतलब जो है तमाम कुछ नेताओं मिलने गए, कुछ लोगों ने अपना ग्रुप, फिर अन्नू टंडन हार गई, आप लोगों ने क्या कर लिया? मतलब वो कहने का मतलब था अन्नू टंडन हरा दी गई, आप लोगों ने क्या कर लिया? तो ये डीएम खुद पब्लिकली लोगों को बयान दे करके कह रहा है। तो अब जब पूरी वही जो मशीनरी और फिर वो मशीन और फिर पॉलिटिकल मतलब जो पूरा जो 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 पॉलिटिक्स में बैठे हुए जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से जब सब एक साथ मिल जाए तो देश की जनता की जो प्रति जो पूरी जो ईमानदारी हमें करनी नहीं, इन किन प्रकार हमें साम नाम दंड भेद से हमें सत्ता कब्जा करनी है, लोगों को बेवकूफ बना के सब कुछ करके ईमानदारी हो या न हो किसी तरीके से हमें करनी है, तो वो उसका नतीजा ये हो रहा है। लेकिन इसमें बात वही थी जो ईवीएम के खिलाफ जितना पहले आंदोलन हुआ था, ईवीएम के खिलाफ तुरंत चुनाव के बाद भी ईवीएम को लेकर के सवाल उतनी तेजी से उठे, और अगला चुनाव बिना ईवीएम के हो, इस बात के लिए अभी से इतनी तेजी से कर दिया ताकि वो न संभव हो सके। ठीक। विघ्नेश भाई, अब आपने, नित्यानंद जी काफी गुस्से में, जी जी, जायज है, और स्वाभाविक रूप से कोई भी एक वोटर है और समझ रहा है कि हमारा वोट, भले हमारे हमारा कैंडिडेट जीत जाए, हम जिसको जी दिए हों, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा वोट कहाँ गया है। जी एक तो ये है ये ईवीएम का। दूसरा, मेरा जो सवाल था कि अब जो चुनाव आयोग के नाम पे जो जो आयोग है, तो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए कि इस पूरा जो मशीनरी है उस मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा, तीसरा, कि लड़ाई लड़ी जाए तो इसका नेतृत्व कौन करे? जनता एक एज इंडिविजुअल, जो गिल साहब कह रहे थे, तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन स्वाभाविक रूप से यदि बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ मिल जाते हैं किसी एक मुद्दे पे, तो क्या एक तो जो जो पूरा एक अधिकार केंद्रीकृत कर दिया गया है, क्या इसमें भी विकेंद्रीकरण की जरूरत है क्या? मतलब चुनाव को लेके जिस तरह से चीजें हो रही। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अभी इससे पहले मैंने अपना पक्ष रखा नहीं था, उस समय तो मैं अपडेट दे वो तो आप इंट्रोडक्ट कहते हैं। और नित्यानंद जी के गुस्से से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये गुस्सा मुझे 1995 में आ रहा था, क्योंकि उस वक्त भी इसी मॉडल का इस्तेमाल किया गया। ठीक। मैं भी इस लाइव शो में बोल, अब जो है इसके पूरे पैटर्न को समझना जरूरी है। विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है, सबसे पहले उसी पे आ जाते हैं कि विपक्ष इसलिए नहीं आ रहा है कि क्योंकि ये जो परिस्थितियां बन रही है उसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं कि फिर से चुनाव की परिस्थितियां बनी। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कहा कि ईवीएम जिंदा है कि नहीं, वो इसलिए कहा कि विपक्ष ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो और हम एक नैरेटिव सेट करें कि जैसे ही ये चुनाव हारते हैं ईवीएम 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 लाने लगते हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जनता में चला। और हमारे कैडर्स जो है, देखिए विपक्ष कमजोर है, इसमें कोई शंका नहीं। विपक्ष कमजोर ही नहीं है, फाइनेंशियली भी कमजोर है। अब खेल समझिए कि रिकाउंटिंग की बात अगर की जाए
तो एक जो 965, 980 या 1000 वोट्स की जो एक मशीन है जिसमें उतने वोट्स डलते हैं, उसके रिकाउंटिंग का खर्चा चुनाव आयोग मांग रहा है 40,000 प्लस जीएसटी, 4,000 के आसपास, यानी कि 44,000 रुपये। अगर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिकाउंटिंग करवानी है तो इसका मतलब है कि आपको घर मकान बेचना हो। ठीक है, फाइनेंशियली पहले खोखला क्यों किया गया था नोटबंदी और ये सारी चीजों के माध्यम से? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं बार बार बोलता हूं कि जो इनका टूल किट है वो कॉरपोरेट टूल किट है। और अब आप एक एक करके देखिए, ईवीएम हैक होते हैं या नहीं होते हैं ये बाद का सवाल है, लेकिन ईवीएम मशीन्स जो हैं उनके ऊपर जो उनके सीरियल नंबर्स चिपके रहते हैं वो स्टिकर माध्यम से चिपके हुए हैं, वो उसमें खुदे हुए नहीं है। जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो खुदे हुए नहीं है, वो स्टिकर के माध्यम से चिपके हुए। और जो ईवीएम मशीन बहुत ही सिंपल मशीन है, उसको उसमें जब पार्टीज के एम्बलेम्स, उनके लोगोज डाले जाते हैं तो वो लैपटॉप से डाले जाते हैं और प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर्स उनको डालते हैं। ठीक है, और जब वो डाला जा रहा होता है तो उसमें कुछ भी डाला जा सकता है। दूसरी बात, फिर भी खारिज कर दीजिए आप इसको, ईवीएम हुआ हो या ना हुआ हो, सिस्टम आज से 5-6 साल पहले या उससे भी पहले 2017 से, जब हम लोग पहले भी बात कर चुके थे इस पे कि 2017 में जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तो ईवीएम के ऊपर एक तो बहुत बड़ी बात नित्यानंद जी ने नोटिस की है कि लोग जो है वो वीवीपैट के का जो स्क्रीन होता है उस पर नहीं चेक करने जाते हैं। बहुत से लोग, 20%, क्या मेरे ख्याल से 30%, कि उसमें वोट किसको पड़ा, वो तो बस बटन पे भी बटन को दबाते हैं निशान देख करके और उसके बाद वो निकल लेते हैं वहां से। और आप गौर कीजिए कि 15 सेकंड का जो की जो अवधि थी जब तक आप वीवीपैट में उसके 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 स्क्रीन पर देख सकते थे कि आपका स्लिप निकल रहा है, उसमें कौन सा लोगो है, वो किस पार्टी को वोट गई है, उसको घटा के 7 सेकंड का किया जाना, प्लस एक ट्रांसपेरेंट शीशा उसके ऊपर चढ़ा होता है उसको ब्लैक कर दिया जाता। भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है ये कौन बताएगा? चुनाव आयोग को बताना चाहिए या सरकार बता दे। अगर सरकार को या बीजी को जानकारी है तो मोदी जी बता दे कि भाई जिसको स्पेक्स लगती है उसको गॉगल्स क्यों पहना रहा है। दूसरी बात, चलिए इन सबको भी हटा देते हैं, ये टेक्निकल मामले हैं, लेकिन जो सिस्टम हैक कर किया गया है, जैसा रामकुमार जी बता रहे थे कि फेवर करने वाले कलेक्टर्स, सारे सारा जो सिस्टम है वो फेवरेबल सेट किया जाता है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है आ, जो ईवीएम मशीन है वो आ, हाँ, ईवीएम मशीन्स हैं, मैं भूल गया था, उस वक्त ही मुझे बोलना चाहिए था कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि मान लीजिए ईवीएम मशीन जब वोटिंग खत्म हुई तो ईवीएम मशीन 66% चार्ज था, और जब वो
काउंटिंग के खुला। लिए खोला गया तो वो 92% क्या, ऐसे भी केसेस हैं बहुत सारे। और जितने वोट्स पड़े उनसे ज्यादा वोट्स काउंट किए गए या फिर उनसे कम वोट्स काउंट किए गए। ऐसे तो 542 में एक सीट शायद चली गई थी, शायद, हाँ, वो डेथ सूरत हो गई। वाली। हाँ हाँ। सूरत वाली। तो कैंडिडेट के डेथ की वजह से, तो 542 में से 538 ऐसे हैं जिसमें या तो ज्यादा वोट्स गिने गए हैं या ज्यादा या कम वोट्स गिने गए हैं। अब आप ये कहिए कि ये मशीन है या हमारे ताऊ जी हैं जिनकी मेमोरी इतनी वीक हो गई है कि उन्हें एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहता। तो हटा मशीन दिया के जाए। साथ नहीं होता, अभी। मशीन के साथ तो ऐसा नहीं होता। जी जी। आप आप जो सिस्टम हैक हुआ है वो तो 95 से दिख रहा है, 1995 से 2000, सॉरी, 2019 से दिख रहा है। क्योंकि उस वक्त कोर्ट में जब मामला गया था तो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने ये कहा था कोर्ट में कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि वीवीपैट गिन सके। ठीक है, वीवीपैट को गिन सकें इसका हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 2019 से लेकर के 2024 के बीच में उतना वक्त क्या उसको नहीं मिला कि वो वीवीपैट गिनने का सारा बंदोबस्त कर जी सके? फिर मेरा। इतना खर्चा क्यों? नहीं जी नहीं, फिर वो मशीन्स क्यों खरीदी गई, खर्चा क्यों किया गया? खर्चा जनता का हो रहा है, राजीव कुमार के घर से, राजीव कुमार अग्रवाल जी के घर से, या नरेंद्र मोदी जी के घर से, या अमित शाह जी के घर से, या गौतम शाह जी, जिनको गौतम अडानी के नाम से हम जानते हैं, उनके घर से नहीं जा रहे हैं पैसे। ये हमारे आपके पैसे जा रहे हैं, हमारे आपके नित्यानंद जी के, राम कुमार जी के, गिल साहब के पैसे हैं जो जा रहे हैं उसमें। उन मेरा पैसों भी है। को, हाँ हाँ, आपका भी है। उन पैसों को हम क्यों वो क्यों बर्बाद कर रहे हैं और क्या दिखाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं? आप किसी भी ऐसा 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 कौन सा हथियार है ये मशीन, जिस मशीन को आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हवाले नहीं कर सकते उसके दो चार सैंपल? आपके लोग तो ट्रकों में लेके घूम रहे होते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं गलती से आ गया। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स के हवाले आप नहीं करते हैं कि वो चेक कर सके कि इसके साथ क्या क्या हो सकता है। आप वीवीपैट मशीन्स नहीं दे रहे, सिस्टम हैक। आपके सिस्टम है। साथ आपके सारे कलेक्टर्स हैक, आपके आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी हैक। यहां पे सवाल ये नहीं पैदा होता है, यहां पे ये सवाल नहीं है कि टेक्निकली क्या क्या किया जा सकता है, सिर्फ इतना सवाल नहीं है। वो सवाल है लेकिन सिर्फ इतना सवाल नहीं है। सवाल ये है, उससे बड़ा सवाल आपने जो शुरू में कहा था कि मशीन हैक्ड है या मशीनरी हैक्ड है या दोनों हैक। तो यहां यहां भारत की अधिकांश जनता को ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी मशीनरी मशीन के साथ हैक्ड है। जी। और जो जो ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरह से गायब है पूरे सिस्टम से। और ट्रांसपेरेंसी क्यों गायब? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नीयत सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की नीयत क्यों नहीं सही? क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इलेक्शन जी जी। इलेक्शन कमिश्नर के जो चुनाव हुए वो जी चुनाव इस प्रकार करवाए गए कि उसमें बीजेपी के लोग या मौजूदा सत्ता के लोग स्टैब्लिश किए जा सके, उनको स्थापित किया जा जी। जी। सके। मैंने केवल एक सवाल था जो मेरा था कि अ, कैसे
मैंने सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है उसमें चाहे चुनाव आयोग के पास इतनी अकूत ताकत दे दी जाती है कि वो काम है, उसका काम है कि जनता को कहिए कि सही उसके जो भी वो चुनाव करती है उसको, उस चुनाव को सामने ले आना। लेकिन पता चलता है कि वो जनता से ही आंखें चुराने लगती है, जनता को ही अपना दुश्मन समझने लगती है। उसका काम था कि जनता को बताए हर चीज, मतलब पारदर्शिता इतनी हो कि कोई भी एक भी कोई सवाल खड़ा होता है कहीं भी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे पास मेरे घर के पास एक राशन की दुकान है जिसमें मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। पोषित अनाज और क्या पोषित समाज ऐसा कुछ नारा लेके एक बोर्ड लगा हुआ था। मैंने फोटो खींच के भेजा कि भाई ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और ये हर चीज हटाया जा रहा है। 3-4 दिन बाद आया कि आपका जो था वो उसको हल कर दिया गया। तो हमने कहा कि इतना एक्सपर्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखा कि अभी भी वो बोर्ड लगा हुआ, मैंने उस समय भी बोर्ड लगा हुआ। तो ये हालत है मतलब चुनाव आयोग की। तो मेरा केवल ये कहना है कि क्या कोई संभावना बनती है कि जनता के हाथ में मतलब कोई विकेंद्रीकृत किया जाए इसको, छोटे छोटे ग्रुप बनाए या छोटे छोटे समूह, जो जैसे तमाम जैसे जेएनयू में होता है, वहाँ एक इलेक्शन कमेटी बनती है जो चुनाव कराती है, जिसके ऊपर प्रशासन का कोई दबाव नहीं होता है। जो क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन, वो क्या करता है नहीं करता है कोई दबाव नहीं होता है। तो क्या इस तरह के अब क्या जरूरत आ गई है कि कोई आने वाले समय में अ, जनता के नेतृत्व में अब चुनाव। देखिए, बहुत अच्छा आपका कंसर्न है, लेकिन बहुत जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन समस्या क्या है कि जब वापस लोकतंत्र आ जाए, मैं नहीं मानता हूं पिछले 5 सालों से तो कम से कम कि लोकतंत्र है। तो जब लोकतंत्र वापस आ जाए तो फिर सुधारों की बात हो सकती है। अभी सुधारों की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है, और वो इसको राजतंत्र समझ के चला रहे हैं। उनके लोग, जो नित्यानंद जी ने कहा कि मोर के आंसू से जो है वो मोर के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ऐसा यकीन करने वाले इतने जाहिल लोग पूरे सिस्टम में बिठाए गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो अभी नीट के मामले में ही एक खुलासा हुआ, एक पत्रकार ने किया, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो लोक जो जो शिक्षा आयोग है वहां, उनके उनके चेयरमैन के पद के लिए एक प्रोफेसर इंटरेस्टेड थे, किसी कॉलेज के प्रोफेसर इंटरेस्टेड थे, और ये आरटीआई से खुलासा हुआ। अच्छा। और उन 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 उनको नियुक्ति कैसे मिली? तो वो आरएसएस के दफ्तर गए, आरएसएस के एक बड़े अधिकारी का लेटर गया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ऑफिस में कि ये व्यक्ति जो हैं आरएसएस के बहुत अच्छे स्वयं सेवक हैं, और मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नजदीकी रहे हैं,
और ये चाहते हैं कि इनको शिक्षा आयोग, जो भी है लोक शिक्षा आयोग, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, वहां राज्य राज्य वहां लोक संघ सेवा आयोग होगा, मध्य प्रदेश जी राज्य लोक सेवा संघ सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो उसका चेयरमैन बना दिया जाए। और तारीफ की बात ये है कि उनको दोनों जगह के आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया, और तब से लेकर के अब तक वही है। तो जी जहां पे ये क्राइटेरिया चल रहा हो कि ये संघ के करीबी हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, इनको चेयरमैन बना दिया जाए, बस यही एक क्वालिफिकेशन चलता हो, भले वो खुद अच्छे से पढ़े हो ना ना पढ़े हो, अगर मतलब कि उनकी वो संभाल पाने की क्षमता रखते हो ना रखते हो, उन्हें नहीं, बना दिया। अब तो तो ऐसे सिस्टम में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि देश जो है, देश की कोई भी व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था सहित देश की कोई भी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिल साहब। मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल वही है कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, या मतलब या कुछ थोड़ा बहुत अभी भी कोई संभावना बची हुई है जिससे कि सवाल सवाल अ, कहीं और है। जी। सवाल कहीं और है कि हम बहस कर रहे हैं, हम किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं गलत हो रहा है। हम्म। गलत क्यों नहीं होगा? जब आरएसएस का राज है, हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व का अफीम चटाया जा रहा है, लोगों को राष्ट्रवाद का अफीम चटाया जा रहा है, लोग सोए हुए हैं। लोगों को जगाने का सवाल सवाल है कि ये इलेक्शन कमीशन का सवाल नहीं है। हम्म। हर संस्था कैप्चर कर ली गई। फांसीवाद है, फांसीवादी राज कायम किया जा रहा है, और उसमें सारी संस्थाओं को कब्जा करना जरूरी है, और एक हिटलर बनाना जरूरी है। एक हिटलर का पेश करके सारी संस्थाओं पर कब्जा करना, और सारी संस्थाओं पर कब्जा करने वाले आरएसएस जो है, इनका एसेस, जैसे हिटलर का एसेस था, ये आरएसएस इनका एसेस है। और आरएसएस सक्रिय है, लोगों को रोज अफीम चटा रहा है, लोग सोए हुए हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हो गया, वो एक हट गया, एक एक राजीव कोई नाम का आदमी है, वो बदमाश है। कोई बदमाश नहीं, टोटल सिस्टम कैप्चर हो चुका है। इस हम्म। वक्त बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है। कि अगर हमें जो भी एक डेमोक्रेसी थी उसको बचाना है, जो भी प्लूरलिज्म था भारत में बचाना है, तो संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ाई कठिन नहीं होगी। ये एक बड़ी लड़ाई है, जो कि कम्युनिस्टों को, बाकी जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनके साथ मिलकर लड़ना होगा। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारी जो जन संस्थाएं हैं, जैसे कि आपके किसानों की संस्था, मजदूरों की संस्था, और बाकी संस्थाएं, सब मिलकर उनको एकजुट करना होगा हमें। कि इसमें आज हमें के खिलाफ लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और ये लड़ाई फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई है। उसमें एक छोटा सा हिस्सा है इलेक्शन। इलेक्शन तो कैप्चर करेंगे, इलेक्शन खत्म कर देंगे। अभी इलेक्शन कैप्चर में बात कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन खत्म कर देंगे। ये अभी इस वक्त इनके खिलाफ में इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, इसके खिलाफ एक हमारा ये माइंड की लड़ाई है, दिमाग की लड़ाई है। वो दिमाग कैप्चर कर रहा है लोगों को। पहले संस्थाएं कैप्चर करी, अब दिमाग कैप्चर कर रहा है। दिमाग को खराब किया जा रहा है। ये उन्मादी लोग, जो मैं उनको हिंदू जिहादी कहता हूँ, उन्मादी लोग हैं लोग। ये लोग हर तरह का उन्माद फैला रहे हैं, और हमारी जनता बड़े पैमाने पर सोई हुई है। मैं मैं नहीं समझता हूँ कि वो जाग रही है। अभी भी इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, और उस ताकत के खिलाफ लड़ने का एक ही तरीका है कि लोगों को जाकर जगाएं हम। लोगों को जगाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और जितनी संस्थाएं हैं, जो भी जन संगठन है, कम्युनिस्ट पार्टियों की, दूसरे लोगों की जन संगठन, सब इकट्ठे होकर, किसानों की जन संगठन जितने हैं, किसानों ने दिखा दिया था कितनी ताकत है जन संगठन, मजदूर की जन संगठन है, और सब लोग मिलकर इस पर बात करें, इन चीजों पर लोगों के पास जाएं, कि कहें कि हमें क्या करना है, हमें कैसा मुल्क देश चाहिए, कैसा मुल्क चाहिए। क्या जी। हमें ऐसा मुल्क चाहिए जो कि कठमुल्लों के हाथ में चला जाए? मैं कठमुल्ला जो बोल रहा, वर्ड मुल्ला नहीं है,
कट मुल्ला हो या वो कट पंडित हो, कोई भी हो, काट का पंडित काट का मुल्ला दोनों चलेगा। वो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अब गड्ढे में जा रहे हैं, देश गड्ढे में जा रहा है इस वक्त। बहुत जरूरी है तुरंत लोग खड़े हो और एक बड़ी मुहिम छेड़े हैं खिलाफ। और वो मुहिम का एक रुख होना चाहिए, आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बस। और बीजेपी आरएसएस जो जाता है वो दलाल है, उस सब के खिलाफ हमारे मुहिम होनी चाहिए। और उस मुहिम में राहुल गांधी ने एक अच्छा रोल किया था, जिसका उसका लोगों में थोड़ा जागृति आई, जब उसने कहा कि मोहब्बत की दुकान, जब यहाँ पर जहालत की बात की जा रही है, जबकि लोगों पर मार काट की बात की जा रही है, जब उन्माद की बात की जा रही है, ऐसे टाइम में मोहब्बत की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था। पर सवाल है कि मोहब्बत के बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा, कि इनको पूरी तरह एक्सपोज करना होगा। उसके लिए एक्सपोज करने के लिए जरूरी है कि जो लेफ्ट के लोग हैं, मैं उनसे खास अपील करता हूँ, जो वो भी अभी चुपचाप बैठे हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, उनको बाहर आना चाहिए अपने अपने लेवल पर, छोटे से लेकर बड़े लेवल पर, हर जगह काम करना चाहिए। और काम सिर्फ एक मात्र होना चाहिए, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, देशव्यापी मुहिम होनी चाहिए। इस पर नो कोई बात नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक तरफा, एंड देयर इज नो आर्गुमेंट अबाउट इट। इसलिए हम, कौन राजीव है, कौन जज है, सब कैप्चर्ड है, पूरा स्टेट कैप्चर कर लिया है। और ये करके अभी इलेक्शन हो रहा है, अभी इलेक्शन में नहीं होगा आने वाले दिनों में। और ये लोग अब जो है, जब इनकी ताकत पर थोड़ा बहुत भी असर लगेगा कि कोई खतरा आ रहा है, तो ये और भयंकर ढंग से अटैक करें। अभी हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए कि जी, इनका अभी अभी हमें अटैक। अभी अरुंधति पे भी 10 साल पुराना कोई बयान पे यूएपीए लगाने की बात हो रही है। ये सब ये शुरुआत है, अभी शुरुआत है। जी, ये तो शुरुआत है। इसीलिए अ, हमें पूरी तरह जी तैयार तो रहना पड़ेगा, और हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लड़ने के लिए हर तरह से। और जी अभी लड़ाई शुरू हुई है, जी अभी जी इलेक्शन में लड़ाई नहीं चली। इलेक्शन एक उसका छोटा सा हिस्सा था। अब लोग जुटाना हो, लोगों को जगाना होगा, लोगों को कि निंद्रा से जागो, ये जी, एक नई एकदम मुहिम सही है। कह रहे हैं। नित्यानंद जी, मैं 2 मिनट आप से चाहूंगा कि अ, गिल साहब तो मतलब अल्टीमेट जो जहाँ जो लड़ाई लड़नी है उसकी एकदम सीधा सीधा रूपरेखा वो तैयार करके बता रहे हैं कि ये है, टारगेट है, इस पे चूकना नहीं है, उससे कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास हुआ इस बार, चाहे जितना भी कुछ भी कर ले, तमाम मशीन और मशीनरी के हैक के बावजूद जनता ने इनको औकात में ले आ दिया 240 के नीचे। और यदि वो सब नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से भी छोटी पार्टी बीजेपी होती है आज के डेट में। तो क्या अब ये कहें कि हथौड़ा मतलब लोहा गर्म है और इस पे अब काम जो है आपको अ, करते रहना चाहिए, और खास करके बंगाल ने ये रास्ता दिखाया भी है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि गिल सर कैमरा ऑफ ना करे, 1 मिनट के लिए आ जाए। मैं गिल सर का तो पहले तो मैं धन्यवाद ये करना चाहूंगा कि जो शुरू में, इससे पहले जो मैंने कही थी, गिल सर ने वही बात कही। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को जिक्र किया था कि लोगों को जगाने का काम करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो। ये मैंने ये बात भी कही। और गिल सर ने मतलब मेरी उस बात को ये कह दिया कि हाँ, बच्चा सही बोल रहा है, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ। नहीं नहीं, तो मैं एकदम ये सही कह रहा हूँ, बात है। नहीं, मैं ये नहीं, कह रहा हूँ कि गिल सर हम वही बात सबके कह रहे हैं। हम सबका कंसर्न हाँ, यही है। तो जी मैं जी ये जी। कह रहा हूँ कि मेरा वो वही मेरा बात कह फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था, रहे हैं। मेरा हाँ, फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जिस पोजीशन में था, गिल सर भी उसी पोजीशन में, तो मेरा और गिल सर का, हम लोग एक ही लाइन के लोग हैं, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन वही है। तो आप कह रहे थे ना बार बार, नित्यानंद जी बहुत गुस्से में लगे थे, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं उसी पोजीशन में जो गिल सर जिस पोजीशन में, जी मैं जी युवा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन थोड़ा तेज निकला हो। जी। ठीक है ना, नहीं नहीं, मैं वो ये बात अब कह रहा हूँ, मैं पहली बात। जो सवाल सवाल पे आइए। हाँ सवाल मैं आ रहा हूँ, सवाल आपका जो जी। है वो सवाल बहुत नया नहीं है, मैं आपको कह दूं। दूसरी बात, मैं आपको 2-3 टेक्निकल एग्जांपल में दे रहा हूँ। हम्म, मैं जब बहुत छोटा था ना, जब इंटरनेट का हमें पता नहीं था इंटरनेट वेट क्या होता है। आपको मालूम है कि कोई बाहर से गाड़ी आई थी जो रिमोट से चलता था, ऐसे चला देते बैटरी से, और रिमोट से चलता था वो गाड़ी। हम्म, ठीक है ना, उसमें पता नहीं, वो ये सब मालूम नहीं था कि चिप और ये सब पता नहीं था क्या होता था। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था। तो मैं छोटा था, याद कीजिए, 80s की बात मैं कह रहा हूँ। उस वक्त वो गाड़ी ये एक लगा देता था, ऐसे बैटरी होता तो घूमता था इधर उधर जाता। तो ये जो बात लोग नेट और तमाम चीजों की कह रहे हैं, ईवीएम,
रेडियो, मैं रेडियो की फ्रिक्वेंसी बात कीजिए ना, रेडियो में कोई नेट तो होता नहीं था, पहले नहीं था ना, कैसे घूमता था? आप घुमा दिए, पकड़ लिया, आप तो रिमोट आ गया, आपने मोबाइल से भी रेडियो कर सकते। तो ये जो तर्क दिए जाते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, फला नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से झूठ है, इसको छुपाने का काम किया। और इसमें कांग्रेस लेके जरूर आई थी, लेकिन कांग्रेस का ये मंशा नहीं था। टेक्नोलॉजी के साथ चलने की बात थी। इसलिए जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस लेके आई थी, ये बात बिल्कुल झूठ। लेके आई थी तो बीजेपी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं थी, तो डर गए थे। और ये जो नरसिम्हा था, जीवीएल ये भी नरसिम्हा, तो इनको इनको ये कहना पड़ा था, डेमोक्रेसी एट रिस्क जो है किताब निकालनी पड़ी। ये डर गए थे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि पिछड़े हुए थे। लेकिन इस दौरान जो बाकी पार्टियों को, कांग्रेस और इन लोगों को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। कम्युनिस्ट तो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, आज भी पर्चा बांटते। जब आज साइबर वॉर की बात हो रही है और जब डिजिटल की बात हो रही है, तो आज भी वो पर्चा बांट रहे हैं। आप पर्चा मत बांटिए, आप लोगों से मिलिए। लेकिन टेक्नोलॉजिकली जो है, टेक्निकली उनको एजुकेट भी कीजिए, ये काम वो नहीं कर पा रहे। उनका आईटी सेल सबसे कमजोर है। जो वाम दल है उनका आईटी, आप देखिए ना, वो हार गए, वहां वो खामोश बैठे हैं। आपको कोई खबर मिलती है? क्यों नहीं वो वायरल होते? आप मेन मीडिया को छोड़ दीजिए, मैंने ये बात आपसे कही थी, आपके सामने की बात है, आपके साथ मैं रहा हूँ जंतर मंतर पे। वृंदा करात से मैंने सवाल किया था, आपको याद है ना, कि त्रिपुरा कैसे हार गए हैं। जी जी। मशीनरी तो राज्य सरकार के पास थी ना। जो मशीनरी राज्य सरकार के पास थी, तो कैसे कब्जा हो गया? मैंने पिछले बार भी ये सवाल किया था कि जो कम्युनिस्ट शासित जो राज्य है, वहां पे बीजेपी या आरएसएस का, केरल में कैसे जीत गए एक सीट? पूरी मशीनरी आपके पास है। तो क्या कारण है कि आपके उसके नीचे उनका उनकी शाखाएं फैल रही है, और इतना, आप इतने डेमोक्रेट थे भाई, तो किसानों को गोली क्यों मारे फिर आप नंदीग्राम में और सिंगूर में? क्यों मरीज झापी किए थे? मरीज झापी का सुने? आप जानते हैं मरीज झापी के बारे में आप? हमारे जहाँ पे 25,000 लोगों को मार दिया था। हाँ, तो काय मारे थे आप, ये बताइए। तो ये सवाल आज करेंगे तो ये लोग हमको तुरंत बोलेंगे तुम संघी हो। हम्म। तो हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं। अच्छा हुआ कि गिल सर वहाँ पे है। मैं वही कह रहा हूँ कि गिल सर और हम जो है, और हम तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम उसी दिशा में सोच रहे हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में। पहले ये जो टेक्निकली मैंने रेडियो और ये तमाम चीजें जी पहले भी जी। करी। आपने सवाल पूछा कि कैसे हो सकता, उसका एक ही है सोल्यूशन, जो गिल सर ने कहा कि आज की तारीख में ये को सिर्फ पार्टियों के भरोसे नहीं, मेरा सवाल ये तमाम। था जी। कि थोड़ा सा यदि विपक्ष ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है तो इनको 240 पे रोक दिया। हालांकि यदि ढंग से हुआ होता, काउंटिंग साउंटिंग जो भी हुआ होता, तो कांग्रेस से भी मतलब 100 से नीचे भी शायद उनकी संख्या चली ये गई होगी। ये देखिए, ये पूरा सपना मैं आपको बता नहीं दूं। नहीं, मतलब जो जिस तरह की चीजें आ रही हैं, हाँ हो सकता है कि 200 हो, मुझे उसमें नहीं मैं जाना। व्यक्तिगत रूप से अपनी बात तो कह ही सकता हूँ ना। जी जी हाँ। जरूर नहीं है तो कि मैं आपके ट्रैप में आऊं। ना ना, एकदम सही बात है, लेकिन मैं मेरा ये कहना है कि यदि थोड़ा सा यदि जनता ने दिखाया है और लोगों ने अपनी, या लोगों मैंने विपक्ष ने अपनी थोड़ी सी दिखाई है, एकता दिखाई है, तो इतनी ज्यादा जनता ने आप पे भरोसा किया, तो क्या थोड़ा इस, जब लोहा कहते हैं गर्म है और विपक्ष और अभी तक तो पूरी एकताबद्ध है, इंडिया अलायंस अभी पूरी तरह से एकताबद्ध है, तो क्या नहीं लगता है कि थोड़ा सा और इस दिशा में भी आगे बढ़े, खास करके जो इलेक्शन और इलेक्शन मशीनरी को लेके जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बात तो आपको एक कह चुका हूँ। हाँ। और थोड़ा उसमें, सा आप सवाल पूछ लीजिए जी। जी जी, तो बंगाल ने एक रास्ता दिखाया, मैं ये कह रहा हूँ। यूपी जिसको कहा जाता था कि सबसे ज्यादा धर्मांध है, ये है वो है, वहाँ इन्होंने मतलब उनको मतलब समाजवादी पार्टी से भी नीचे ले आकर कर दिया, जबकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो जनता तो तैयार है। हाँ, मैं देखिए, जो आपने यूपी की बात कही, मैं बहुत स्पष्ट ये बात कह दूं। राम कुमार सर इससे पहले कह के गए। उसका एक कारण ये था कि यूपी का जो है, वो यहाँ पे विघ्नेश सर बैठे हुए बताएंगे, यूपी में इनके संगठन में लड़ाई थी, योगी और मोदी के बीच में लड़ाई थी पहली बार। उसका फायदा हुआ है, उसका फायदा विपक्ष को मिला है, कांग्रेस को, सपा को मिला है पहली बार। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप पॉलिटिक्स में सही मायनों में पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे हैं, मतलब एनालिसिस हम्म। आप करते हैं, तो आप ये बात मानिए कि बीजेपी के संगठन की लड़ाई थी पहली बार। दूसरी बात है कि आरएसएस ने पूरी तरह से इनको छोड़ दिया।
आज आरएसएस जो मोहन भागवत जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये पवन खेड़ा ने एकदम सही बात कही है, कांग्रेस ने सही बात कही है कि आप उस वक्त कहाँ थे जब ये सब कुछ चल रहा था, आप क्यों नहीं आए? तो पवन खेड़ा और कांग्रेस का ये सही स्टैंड है कि आरएसएस जो कर रहा है वो नाटक है। अगर आपको इतनी चिंता थी और चीजें बात थी, आप उस वक्त आके रोकते ना, मैंने मना करते मोदी को कि ये सब मत करो, आपने नहीं किया पहली बार। तो आप भी कह रहे जनता का अगर होता तो गलगोटिया एक कॉरिडोर नहीं बनता, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेके और इधर तक ये वाला बेल्ट नहीं बनता जो आप कह रहे हैं कि जनता का है। मैं इससे डिफर करता हूँ, मैं एक पत्रकार के नाते मैं जो चीजों को देखता हूँ मैं वो कह रहा हूँ, मैं नागरिक के नाते मेरा गुस्सा था वो मैंने निकाल दिया, लेकिन एक पत्रकार के नाते जो सच है जमीनी हकीकत में, बंगाल में भी लड़ाई इसलिए नहीं हुई, बंगाल में ममता इसलिए जीती है कि भाई बंगाल का जो कांग्रेस यूनिट था, अधीर रंजन चौधरी की अपनी लड़ाई, वो आदमी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा था और उसने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो नेता प्रतिपक्ष थे, अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस को जितना डैमेज किया है बंगाल में। जब इनका गठबंधन बना यहाँ पे भी मैंने ये बात कही, मैंने पिछले बार भी कहा था, अब याद कीजिए, बार बार क्यों भूल जाते हैं, मैंने ये बात कही थी, ये लोग लगातार बीजेपी से ज्यादा, आरएसएस से ज्यादा ये ममता पे हमलावर थे। इनको ये लग रहा था कि ममता हार जाए और बीजेपी आ जाए। ये दो चुनावों से मैं देख रहा हूँ कि हम इनसे लड़ लेंगे, ये वाम की सोच थी यहाँ पे। वाम यहाँ पे ये सोच रही थी कि अगर, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अभी भी 240 पे जब रुकी है, चाहे जैसा भी हो, देखिए गलगोटिया कांग्रेस या, एक्चुअली अगर आप चुनाव कर लेंगे ना तो कांग्रेस मेजोर, आज जो ये जो इंडिया गठबंधन है ये मेजोरिटी में इनकी सरकार होनी चाहिए थी, जी वही कह रहा हूँ। सरकार इनकी होनी चाहिए थी। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि अभी एक यूनाइटेड ढंग से इंडिया अलायंस जब काम कर रही है, लगी हुई है, 3 राज्यों के चुनाव भी हैं, उसकी भी तैयारी हो रही है, और इसमें भी घेरने की बात हो रही है संसद में भी, तो कहीं एक ना कहीं रास्ता तो निकल के आ रहा है, और कल मुझे के लगता जरूर है आएगा, कि लेकिन अगर जी, मैं कह रहा हूँ फिर से, रेडियो का अगर रिमोट आपके पास है ना, ईवीएम की, चुनाव तो ईवीएम से ही होना है ना। ईवीएम से होना, जी जी। आप देखिए बेसिक बात आप क्यों भूल रहे हैं, मैंने आपकी साइकिल चलानी है, हम्म। आपने चेन में इतना तेल डाल दिया कि वो बीच रास्ते में जाके लूज होके मेरा पैडल ढीला हो जाएगा, मैं चला नहीं पाऊंगा, तो मुझे सफदरजंग से वापस आना पड़ेगा जेएनयू तक। मैं हम्म। जो आपको बात कह रहा हूँ ये इसका नहीं, जो वो तो गिल वो सर तो कह रहे थे कि वो फर्ज तो हो गया। लड़ाई वही कह रहे हैं, उसकी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। हाँ तो ये जो जब ये जी। जब डिस्पैरिटी आ गई थी कि इतने इतने जगह पे इतने चुनाव आए तो वहीं पे चोरी पकड़ी गई ना, कि जो हम्म। एक्चुअल वोट हुए थे, आप ईवीएम को भूल जाइए। आप ये कहिए कि जो इन्होंने संख्या दी थी, जब संख्या पकड़, देखिए पूरी हर तरह से ये नंगे हो चुके हैं, चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पूरी तरह से नंगा हो चुका है। तो ऐसे में काम क्या बचता है? हम और आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमें चिंता है देश, हम बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास संसाधन हमसे ज्यादा है, कई ज्यादा है, जिनके पास एक्सपर्ट ज्यादा है, जिनके पास सलाहकार ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मूवमेंट छेड़े तो ये हम जैसे जो लोग हैं, तो और भी लोग होंगे, यहाँ मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, नहीं ना, ऐसे हजार लाखों लोग हैं जो लाखों काम कर लोग रहे होंगे हैं। तो उनसे जी। जुड़ेंगे। लेकिन वो मुहिम तो छेड़े भाई, हमें जी इंतजार इस बात का है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई। बस टाइम हो रहा है, और मुझे लगता है कि 2 मिनट में आप इसको समाप्त कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मैं कोशिश करूंगा। जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है जी। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें कुछ पहलू। जी। मैं सवाल पूछूं क्या? मैं तो कह रहा था कि शायद या मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू कर लीजिए। मैं नहीं, सवाल तो यही था कि भाई जो सवाल सबसे किया था वही है कि एक सवाल तो एक ही है, लोकतंत्र कैसे बचे बस। बच्चे, हाँ, बच्चे, और उसमें जो इलेक्शन ये, वाला पहलू है। हाँ हम्म। नहीं, सबका कंसर्न यही है, मेरा हो, गिल नित्यानंद जी का जी, हो। गिल साहब ने कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हाईजैक है। बिल्कुल यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं जो टूल किट बोलता हूँ वो टूल किट है क्या, किस चीज के लिए था? इस सिस्टम को हाईजैक करने के लिए था, और सिर्फ सिस्टम को हाईजैक नहीं किया गया है, आपके देश का जर्रा जर्रा जो है वो किसी और के कब्जे में है। हम लोगों ने इतने 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 सारे प्रोग्राम्स किए, इतनी सारी बातें की,
आरएसएस के लोग 10 दिनों के लिए हर साल चाइना जाकर के वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जो शिक्षा लेते हैं या देते हैं पता नहीं, वहां के लोग गुजरात आकर के और नागपुर आकर के जो है शिक्षा का लेन देन करते हैं। अ, अमेरिका का जो स्टैंड है वो एक अलग किस्म का है, या वेस्टर्न कंट्रीज का टोटल आप रख लीजिए, अब इतने बारीकी से बात करने की जरूरत नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका एक अलग अप्रोच है। मनमांगी चीजें दे करके आप दूसरे देशों को, मनमांगी चीजें अपने देश की, कल भी तो बात हो रही थी हमारी कि एक अमेरिकन कंपनी को 70% सब्सिडी दे करके, और ये सवाल मैं तो उठा नहीं रहा हूं, एक केंद्रीय मंत्री जो आपके नए नवेले हैं जो कि जेडीएस से हैं, वो उठा रहे हैं ये सवाल कि 70% सब्सिडी गुजरात में आप एक फॉरेन कंपनी को दे देते हैं। किस वजह से देते हैं? आप कहते हैं कि वो चिप मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन यहाँ तो चिप असेंबल होने वाला है, मैन्युफैक्चर नहीं होने वाला है। तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो, इनफैक्ट अगर आप बहुत बारीकी से देखें, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा सिस्टम है, वो ब्रोकर में तब्दील हो चुका है। बहुत बड़ी वो बात बोल रहे हैं। वो अब गवर्नेंस नहीं दे रहे हैं आप, वो आपकी आप आप आपके रिसोर्सेज की लाइजनिंग कर रहे हैं, अपने देश के रिसोर्सेज की लाइजनिंग कर रहे हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से। वो ब्रोकर में तब्दील हो चुके हैं, वो अब आपको गवर्नेंस नहीं दे रहे हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के कोई नहीं आता। 10% जो लोग हायर ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं थ्रू लेटरल एंट्री सिस्टम, और वो जो बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं वो क्या करने के लिए आ रहे हैं? लाइजनिंग करने और लाइजनिंग सिखाने के लिए आ रहे हैं। ये सारे लाइजनर्स बन चुके हैं, ये आदेश का पालन करेंगे संघ के और नरेंद्र मोदी के और भाजपा के। वो सभी लाइजनिंग में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि सबके सबके कच्चे चिट्ठे पड़े हुए हैं, सबके कच्चे चिट्ठे पड़े हुए हैं उधर होम मिनिस्ट्री में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में और बाकी मिनिस्ट्रीज में। तो आप इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। गिल साहब की ही वही बात है जो जिससे सभी, मेरा मेरा ये कहना है कि ठीक है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। बस दो लाइनों समाप्त कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये जो वॉर है ये सिर्फ विपक्ष की लड़ाई नहीं है, विपक्ष का वॉर नहीं है, ये पूरी की पूरी जनता की लड़ाई है। आप चुनाव के माध्यम से, सिर्फ चुनाव के माध्यम से उन्हें परास्त नहीं कर सकते। उनका हर चीज पे कब्जा हो चुका है, और गिल साहब की ही बात है कि इस वॉर को अब एक एक इंसान को, जो भारतीय है, जिसमें भारतीयता है और जो भारत को बचाना चाहता है, जो भारत के 143 करोड़ पॉपुलेशन को बचाना चाहता है, उनको एक एक साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, मुहिम छेड़नी पड़ेगी। विपक्ष को इसमें स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटेजिकली लीड लेना पड़ेगा, और लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं, सही बात है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, विपक्ष के पास, देश के पास, सबके पास वक्त बहुत कम है, अगर नहीं लेते हैं तो बहुत जी जी। मुश्किल है। बहुत जी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और खास करके ईवीएम से शुरू हुई बात अब पूरे सत्ता का किस तरह से वो मतलब एक तरह से बंधक बना लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है।
अब उसकी लड़ाई है, जो पहले गिल साहब ने कहा था कि दूसरी आजादी की लड़ाई। बिल्कुल। तो दूसरी आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, उसके क्या तरीके होंगे। उसका एक तरीका था कि चुनाव में हरा दें, और चुनाव में हरा के तमाम चीजें हम जो है संविधान को भी बचा लेंगे, भाईचारे को भी बचा लेंगे। एक जो विविधतापूर्ण जो समाज है उसको भी हम बचा बचा पाएंगे। तो बहुत सारे इस बहस से, इस विमर्श से बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं, जिसपे मुझे लगता है कि आगे चल के एक एक पॉइंट्स पे हम चाहें तो अ, बड़े बड़े विमर्श की ओर हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसे में विमर्श एक तो बात कहना करना चाहता हूँ पड़ेगा। विवेक की कि मैं थोड़ा शायद थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहा, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ जो अगर किसी को बुरा नहीं लगा नहीं, तो। ठीक है, वो जरूरी है, और आपकी भावना है और आपका अधिकार है। यहाँ इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह का कुछ नहीं है। और जो बात है वो बोलना चाहिए, और कम से कम ये प्लेटफॉर्म तो इसी के लिए है। बाकी अब इस प्लेटफॉर्म से किसी को नाराजगी है तो वो अलग बात है। उसमें हो सकता है कि सत्ता पक्ष को भी नाराजगी हो, या कोई हमारे विरोधी है उनको नाराजगी हो, वो उनकी अपनी समझ है। लेकिन हमारी अपनी जो समझ है हम तो यहाँ रखेंगे, और इसलिए रखेंगे कि हम केवल पत्रकार होने के नाते या एक मीडिया कंपनी चलाने के नाते नहीं रख रहे हैं। ये केवल और केवल एक जागरूक नागरिक होने के नाते, देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, लाखों करोड़ों लोग जो लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जो तिल तिल मर रहे हैं, उन सबके साथ हमारा हमारा भी आवाज है। हम कोई अलग से कोई आवाज नहीं किसी का बनने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, गिल साहब आपका भी, नित्यानंद जी आपका भी, और विघ्नेश भाई एज यूजुअल आपका भी बहुत बहुत आभार। कि दूसरा, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को कम से कम लाइक तो कर ही दें, सब्सक्राइब कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। शेयर करते हैं, आपके लायक लगता है कि हाँ ये शेयर करने लायक है तो शेयर जरूर करें, और अपने राय से अवगत जरूर कराएं, कि इससे हम आगे चल के एक ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बहस या विमर्श हम खड़ा कर पाए। इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर।